गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। सो भौतिक भूगोल की एक और कक्षा के साथ मैं वापस, और आप जिस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत बहुत जोश मेरा बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या जोश चढ़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सोच के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी छात्र ने प्रश्न पूछा कि सर आपने कहा कि सागरीय नितल का विस्तार हो रहा है, उसमें से मैग्मा निकलता है और वो मैग्मा सागर के किनारे जाता है, वहां महाद्वीपों से टकराकर धंस जाता है, पिघल जाता है, वापस आ जाता है। सर तो इसमें विस्तरण क्यों हो रहा है? जितना निकलता है उतना तो पिघल जाता है, निकलता है पिघलता है, तो विस्तरण क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। किसी ने कहा कि सर ये जो कटक होते हैं मध्य सागर में ही क्यों होते हैं, मतलब सागर के मध्य में कटक क्यों होते हैं, और बल्कि उन्होंने कहा कि ये सागर में ही क्यों होते हैं कटक। तो भाई देखिए, अगर उनका नाम सागरीय कटक है तो सागर में पाए जाने कटक को सागरीय कटक कहेंगे, अगर स्थल है तो स्थल पे स्थलीय कटक होंगे। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आइसलैंड में दिखाया कि वो कटक बाहर को भी दिखता है, तो क्योंकि सागर में बच्चे, इसलिए उसको सागरीय कटक कहा जाता है। और रही बात सागर के मध्य में क्यों है, तो ऐसा नहीं है कि वो सागर के मध्य में, जहां प्लेट की सीमा है वहां पर है, ठीक है। और सर ये कहां पर होते हैं, तो ये अभी हमारे वैज्ञानिकों के पास ये पता कर पाना मुश्किल है कि कहां पर होते हैं, क्योंकि इन सीमाओं को उन्होंने अनुमान लगाकर जब वहां पर भू भौतिकीय प्रक्रियाएं हुई तब जाकर पता किया है। तो आज मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बता दूं कि यहां पर यह सीमा बनेगी, ठीक है, क्योंकि मेंटल के अंदर के जो जो संवहनीय धाराएं उठ रही हैं, जिन स्थानों पे उठ रही हैं, वो उठकर इस तरह से विभाजित करती है ना, दोनों प्लेटों को दूर लेकर जाएंगी। बट ये कहां पर उठ रही हैं और कब उठेंगी और कब रुक जाएंगी, इस पर अभी हमारे वैज्ञानिक पूरा शोध नहीं कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना वेदर रिपोर्ट दे रहे हैं। वेदर रिपोर्ट बीकानेर 37-28 लगभग वैसा ही है। ह्यूमिडिटी 61%। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सोनी जी। और जो छात्र कहते हैं सर मेरा नाम नहीं आया, तो बेटा बहुत सारे लोगों का नाम है, तो जिनका पहले आ जाता है उसकी हम बात कर देते हैं। शिवानी जी आपने लिखा है बहुत अच्छा, लेकिन आपने जगह का नाम नहीं बताया। तो चंदौली उत्तर प्रदेश में 36-28 है, ह्यूमिडिटी 68%, लगभग कल जैसा ही मामला है। बिहार सहरसा में 34-27, ह्यूमिडिटी 82%। तो आप देख सकते हैं कि आर्द्रता जो है वो 50% से अधिक है, 60 से 80। और शायद ही मुझे बताना पड़े कि हवा में नमी है, आप सभी उसे अनुभव भी कर रहे होंगे। और जब गर्मी होती है तो पसीना बनकर निकलती भी है और पसीना सूखता भी नहीं है, तो थोड़ी सी समस्या वो बिल्कुल करती है। सर गोरखपुर में भी 37-27 चल रहा है, नमी 66% है, बहुत अच्छी बात है। तो ये नमी वाला सीजन है, और मैं आपको बताना चाहता हूं यही चीज अगर हम एक महीने पहले बात करते तब हमारी नमी काफी कम थी, तब नमी काफी कम थी, तो कम हो जाता है वो। सभी लोग मेरे साथ ठीक है। प्रयागराज में 36-27 लगभग वही है, ह्यूमिडिटी 71% है। बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई से अनुप्रिया बता रही हैं कि वहां 29-24 है, विंड ये है, रेन ह्यूमिडिटी 80% है, थोड़ा तापमान भी भिलाई में कम है। गोपालगंज 33-28, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सो सभी लोग अपने वेदर रिपोर्ट का मेरा आप सबसे अनुरोध है, बहुत जोश के साथ आप सब अपना काम कर रहे हैं, इस जोश को बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि सचिन सर ने तो मेरा नाम लिया ही नहीं, मेरे शहर की रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं, तो मैंने आपको इस कार्य का कारण बताया है कि आप जैसे जैसे शब्दावली को देखते हैं और जैसे आप इस रिपोर्ट को बनाते रहते हैं हर एक दिन, इन इस समय में जब हमारी क्लासेस हो रही हैं और उसके आगे भी, तो आप धीरे धीरे इनमें बदलाव देखेंगे। बदलाव देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि ये बदलाव वास्तविक है या केवल थ्योरी में है। तो आप आसमान में देखेंगे, आप आसपास देखेंगे, तो आपको लगेगा हाँ ये तो दिखाई दे रहा है। फिर आपका मन कहेगा इसका कारण क्या हो सकता है, तो फिर आप उसका कारण ढूंढेंगे। तब तक मैं आपको जलवायु की बहुत सारी चीजें बता चुका हूंगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपनी वेदर रिपोर्ट बनाए रखनी है। मैं उसे क्लास में आपके नाम से पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि विविध भारती पे अपने फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम में भाग लिया है और आपका नाम आएगा कि सोनू ने फरमाइश की है।
ये गाना बजाया जाए। ठीक है, चलिए हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के सिद्धांत हमने विश्व में बहुत सी चीजें पहले ही देख ली हैं कि बहुत सारी विविधता है हमारी स्थल आकृति में, और उस विविधता को देखने के बाद अब हम उसके कुछ कारणों और उससे जुड़े सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सृष्टि कह रही है आप कभी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं किसी टीचर ने, इसलिए मैं क्वेश्चन का भी आंसर नहीं देती। अच्छी बात है सृष्टि जी। तो सृष्टि जी क्योंकि सृष्टि के टीचर्स उनका कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए सृष्टि जी कोई आंसर नहीं देंगी। सृष्टि जी आईएएस भी नहीं बनेंगी, रूठ जाएंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा वो रहा। तो सृष्टि जी समय बचाइए ना, रूठना मनाना करना किसी ऐसे के साथ करिए जिसके साथ आजीवन रूठने मनाने में मजा भी है। शिक्षक के साथ रूठना मनाना कर रहे हैं, बताइए। चलिए कोई नहीं सृष्टि जी, आपका कमेंट भी हो गया, लोगों को पता भी चल गया कि आप रूठ जाएंगी तो फिर आप उत्तर नहीं देंगी। तो अगर आपकी यूपीएससी से केवल इतना ही जुड़ाव है रूठने मनाने का, तो मैं चाहूंगा कि जीवन में और बहुत सी अच्छी चीजें ये ना करें। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में 3 दिन से वेदर फोरकास्ट में थंडरस्टॉर्म और हैवी रेन दिखा रहा है। अब दिखा रहा है तो दिक्कत क्या है भाई, तो बहुत अजीब सी बात है। हमारे एमएमपी में एक छात्र हैं, उन्होंने पिछले साल इंटरव्यू दिया होगा, तो उन्होंने मुझे अपने पिछले 2 दिन के पेपर भेजे और बोले कि सर मुझे जो कमेंट आ रहे हैं उसमें बार बार लिख दिया जाता है कि जो आपके हमारे जो बेस्ट उत्तरों का जो संग्रह है उससे तुलना करिए, और आपके अभी इंट्रोडक्शन और बॉडी में दम नहीं है। तो सर मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई जो लिखा है वही करो ना, जो लिखा है वही करो, तुलना करिए कि आप कहां चूक रहे हैं और उस मिस्टेक को पूरा करिए। तो उनका मन क्या है, उनका मन ये है कि भैया मुझे फोन करके बताया जाए कि सर ये लाइन वो लाइन। फिर मैंने उनके 2 उत्तरों का स्नैपशॉट दिया। मैंने कहा बेटा जो प्रश्न पूछा वो तो आप उत्तर नहीं दे रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन कुछ लिखा ही नहीं है, आप कह रहे इंट्रोडक्शन को इंप्रूव कैसे करूं, मजाक है क्या, है ना। तो ये वाली जिद है कि सर वेदर रिपोर्ट दिखा रहे हैं सर, वहां पर ना बिजली कड़केगी, थंडरस्टॉर्म है सर। अरे भाई दिखा रहे तो कुछ सोच के बता रहा होगा ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है कहीं पर ये जुमला सुना है, किसी मौसम विभाग ने कहा है ना, तो किसी आधार पे कहा होगा, मान लो यार, उससे गुस्सा क्यों करना है। ठीक है चलिए तो वापस आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में एक वाक्यांश है भूभौतिक घटनाएं, जियोफिजिकल फिनोमिना। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। और ये भूभौतिक, भौतिक मतलब फिजिकल जो ज्योग्राफी है, और मैंने बोला भौतिक में आपके पास जलवायु संबंधित भी घटनाएं हो सकती हैं, जैव मंडल और जल मंडलीय भी हो सकती हैं। लेकिन अभी जो हमने प्रारंभ किया है, हमने क्या किया, स्थल मंडल पे किया है। तो आज हम स्थल मंडलीय भूभौतिक घटनाओं पर बात करेंगे, उसी पर चर्चा चलेगी। और मैं सभी लोगों को ये भी दिखा देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का संशय हो तो हम चल किससे रहे हैं, हम चल रहे हैं हमारे सिलेबस से। तो मैंने अपनी स्लाइड यहां भी खोल ली है। तो यहां पर लिखा है भूगोलिक भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि। आदि का मतलब केवल ये 4 नहीं, इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, ये हमें समझनी है। तो क्या हम देख सकते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों स्थल मंडलीय भूभौतिक घटनाएं हैं, जबकि सुनामी, सुनामी स्थल मंडल जनित एक जल मंडलीय घटना है, और चक्रवात एक वायुमंडलीय भूभौतिक घटना है। तो हमें मुख्य तौर पर बहुत सारी भूभौतिक घटनाओं को समझना है, जियोफिजिकल फिनोमिनास को समझना है। तो मैं सिलेबस के आधार पर मेरा मन हुआ कि हम अपनी स्थल मंडलीय कर लें, क्योंकि हम स्थल मंडल पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब स्थल मंडल के बारे में कुछ जानकारी तो हमारे पास हो ही गई है। आरती रानी जी कह रही है सर सिलेबस दे दो। ये देखिए मतलब एक होता है कि किसी के पास कोई चीज ना हो, बेचारा बहुत गरीबी में ग्रस्त है, तो उसकी मदद की जाए। ये तो यूपीएससी वेबसाइट पर सिलेबस हमारी केजीएस पर है, सर सिलेबस दे दो। मुझे लगा यार शिक्षक से कहा जाए सर ज्ञान दे दो तो अच्छी बात है, ये तो खैर। फिर मैंने कहा ये क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे, और जिसे हमने कहा विसंगति हो जाएंगे, हमारी क्लास को
खराब कर देंगे, क्लास को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो बेटा ये रहा सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह से दुखी मत रहो कि मैं रूठ जाऊंगी, मैं मना लूंगी और सर सिलेबस दे दो। इतना नहीं है, ये तो बेटा वैसे ही उपलब्ध है, हर जगह पे उपलब्ध है। आप लिखोगे सामान्य अध्ययन पेपर 1, है ना, और उसके बाद आप दम भरते हैं कि कुछ भी हो जाए सर, दुनिया जहान एक कर देंगे सर, आईएएस बन जाएंगे। तो ऐसा ना करें, थोड़ी शर्मिंदगी होती है, ठीक है। ये देखो वेबसाइट बता दो गुरुजी प्लीज। ये बेटा upsc.nic.in, वो वाली वेबसाइट नहीं जो तुम अक्सर देखते हो, जिसका पता तुम्हें ही पता है, जिसके पता और कोई नहीं जानता है। ये यूपीएससी दे देगा। upsc.nic है या gov है? gov.in है ना, वो वाली वेबसाइट पे ना ढूंढना, उस पे अलग ही पाठ्यक्रम है। और कुछ दिन छोड़ दो, अगर आईएएस देना है तो वो वाली वेबसाइट। इतने मासूम बच्चे हैं कि यूपीएससी का सिलेबस सर कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा ये बता दो, ठीक है। चलिए, तो इनसे थोड़ा सा समय बचाना है और सभी लोगों से एक अनुरोध है कि हमने कुछ स्थल मंडल पढ़ा है, तो यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें इस तरह के असहाय बालक जिनको वेबसाइट नहीं मिलती वो पास नहीं कर सकते। लेकिन जो भी अपने पे भरोसा रखता है, जो भी एक सोच रखता है, वो उस प्रश्न पर क्लास के आधार पर उत्तर दे सकता है। तो मैं चाहता हूं पूरी क्लास इस पर विचार करें। जल्दी से पहला प्रश्न आज का, आप सबके पास 1 मिनट है, 1 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, जल्दी से पढ़ लीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। और जो भी अभी तक हमने चर्चा की है ना, उससे कहीं ना कहीं पर इस उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। एक किताब में नहीं लिखा हुआ ये। सर खान सर ने जब क्लास स्टार्ट किया था तो यूपीएससी का सिलेबस बताया था। यार खान सर की भी बात नहीं सुनते, हमारी भी बात नहीं सुनते और फिर दुखी भी रहते हैं। क्यों भाई, ऐसा ना करें, अच्छी बात नहीं है। शिक्षक आपको सबसे पहले देते। तो बच्चों बात हो रही है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। तो जीव जो हैं आप जानते हैं कि पहले यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव हुए, फिर मल्टी सेल्युलर बहुकोशिकीय हुए, उसके बाद पहले सागर में जीवन स्टार्ट हुआ। तो हमने देखा सागर में बहुकोशिकीयों में पहले मछलियां आई, मछलियों के बाद जो है वो पानी से निकलने लगे तो उभयचर आ गए, एम्फीबियन आ गए, फिर सरीसृप आए जिसमें हमने डायनासोर देखे, और अब हम स्तनधारियों का एक वो देखते हैं। तो इस तरह जीवों में उत्पत्ति में अंतर हुए और बहुत अलग अलग तरह के जीव बने। और चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत ये कहता है कि हम प्रकृति के साथ जैसे जैसे अपने को ढालते हैं तो हमें अंतर आते हैं। तो इनका ये कहना है, अब ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से मतलब सोच के बना है, ऐसा नहीं कि किताबों से बनता है ये। उन्होंने कहा कि जीवों का विकास हुआ है, इनमें कौन सी प्रक्रियाओं की भूमिका रही होगी? महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र। तो स्वाभाविक सी बात है कि छात्र कहेगा ये कौन सा प्रश्न है, कौन से विषय से आया है? तो भूगोल के कई विषयों को मिलाकर आए। तो महाद्वीपीय विस्थापन क्या जीवों के विकास में कुछ भूमिका रखेगा? हां रखेगा सर, जब तक जीव उसी महाद्वीप पे, तो महाद्वीप अगर टूट गया, विभाजित हो गया, तो कुछ जीव जो है पलायन नहीं कर पाएंगे, तो उसी क्षेत्र में रह जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलते हैं और कहीं और नहीं मिलते, तो वहीं पर मिल रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र जो है बाकी से कट गया, तो एक तरह का विकास होने लगा। क्या ये सही माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। हिमानी चक्र, सर मुझे पता नहीं हिमानी चक्र क्या होता है। हिमानी चक्र मतलब पृथ्वी पर कभी बर्फ आ जाती है, बर्फ की चादरें आ जाती हैं, शीत युग या हिम युग आता है, और कभी गर्म आ जाता है। तो क्या हिमानी चक्र से क्या जीवन प्रभावित हो सकता है? जल्दी बताइए, सोच के कैसे होगा? तो कई बार जिन क्षेत्रों में हिम आच्छादन हो गया, वहां की वनस्पति मर जाएगी, या वहां का तापमान बहुत ठंडा होने की वजह से एक प्रकार के जीव ही वहां पर जीवित रहेंगे। तो क्या वो भी जीवों के विकास पर वो कर सकता है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिन प्रकृति की दशाओं में जीवन का उदय हो रहा है और उसमें रूपांतरण हो रहा है, वो दोनों प्रकृति की दशाएं
इन दोनों प्रक्रियाओं से कंट्रोल होती थी। ए कंट्रोल्स बी, बी कंट्रोल्स सी, देयरफॉर ए कंट्रोल्स सी। एक चीज से दूसरी चीज कंट्रोल हो रही है, दूसरी से तीसरी, तो क्या पहले का प्रभाव तीसरे पर होगा? बहुत अच्छा सा प्रश्न था, तो दोनों का प्रभाव होगा। उत्तर अधिकांश छात्रों ने सी कहा। ठीक है, सोचना है। फिर मैं वही कहूंगा, अगर असहाय हो जाएंगे, अगर हम सोचेंगे नहीं यार ये कौन से विषय में पढ़ा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, उस क्लाइमेट, बहुत अच्छी बात है नरेश, आप सब सोच रहे हैं, अपने कारण दे रहे हैं। एक और सिमिलर श्रेणी का प्रश्न है, सोच के बताइए जल्दी से। सब लोग अपना उत्तर देखेंगे और कारण बताएंगे, कारण भी देखेंगे। तो पृथ्वी की हमने भूपर्पटी की बात की है, अर्थ की सरफेस की बात की है। लिथोस्फीयर पृथ्वी की सतह को पड़ता है और इसमें निरंतर बदलाव हो रहे हैं, डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। इन बदलावों को, जो पृथ्वी की सतह पे जो बदलाव हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? 1 2 3 4 5। अनु केसरवानी कह रहे हैं सक्सेशन, अभिषेक सर ने भी बताया था। बेटा सक्सेशन है क्या ये? सक्सेशन, ये तो सक्सेशन से नहीं जोड़ रहा है ना। सक्सेशन तो उसका भूगोल बायोलॉजिकल पार्ट हुआ। इसने क्या किया? ज्योग्राफी से बायोलॉजी को कंट्रोल किया। ठीक है, जल्दी से सभी छात्र। तो कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। चलिए, मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कार्य आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। सभी लोग, पृथ्वी की सतह परिवर्तनशील है, हम जानते हैं। हम लिथोस्फीयर पढ़ रहे हैं, स्थल मंडल परिवर्तनशील है। क्यों? कारण, कारण क्या है? बाह्य जात और आंतरजात बल, यही है ना। तो ए की वजह से, मुझे एरो भी बदलना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए। ए की वजह से बी होता है। हमने ये पढ़ा, हमने आपको पढ़ा दिया, हमने आपको ये पढ़ा दिया है कि भाई पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे बल हैं, पृथ्वी के बाहर भी बल हैं, उनकी वजह से पृथ्वी की सतह बदलती रहती है। लेकिन प्रश्न ने पूछा ही नहीं, प्रश्न ने पूछा ही नहीं, प्रश्न ने कुछ और ही पूछ लिया। प्रश्न ने क्या पूछ लिया? चुंबकीय क्षेत्र, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व, ठीक है, और क्या है? भूतापीय, और क्या है? घूर्णन है, परिक्रमण है। ये पूछ लिया यार। अब इससे तो हमने क्लास में देखा था, इससे तो हमने शिक्षक ने बता दिया, लेकिन यूपीएससी इससे पूछ रहा है। इसका संबंध यूपीएससी, इसका संबंध इससे जोड़ने को कह रहा है और पूछ रहा है, बताइए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई इससे सीधा संबंध ना होकर ये ऐसे आ रहा है। अगर इन दोनों को इन्होंने कहीं पर छू दिया तो क्या वो बदलाव कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये आपको साबित करना है कि कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी के या तो आंतरजात या बाह्य जात बलों को प्रभावित करती। जैसे भूचुंबकीय विकिरण। तो भूचुंबकीय विकिरण क्या करता है बच्चों? जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सूर्य का प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में आता है, जब वायुमंडल में आएगा तो क्या करेगा? उसमें गर्म करेगा तो संवहन होगा, बारिश होगी। बारिश से क्या बाह्य जनित प्रक्रियाएं होंगी? बारिश से क्या अपर्दन हो सकता है? अपर्दन हो जाएगा तो पृथ्वी की सतह बदल जाएगी। बिल्कुल सही है। दूसरा, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर जो ताप है उसकी वजह से पृथ्वी की सतह फट गई और ज्वालामुखी आ गया, बदल सकता है। हाँ, ये भी बदल सकता है सर। तीसरा, गुरुत्व बल। किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुरुत्व है तो वहां की सतह धंस जाएगी कि नहीं? गुरुत्व, ठीक है। उसके बाद प्लेट, जब हमने जियोइड का अपने शेप देखा होगा, पृथ्वी एक सतह नहीं बनती है, प्लेट संचलन, सर ये तो बिल्कुल करता है सर, प्लेटें जब टकराती हैं। पृथ्वी का घूर्णन से क्या पृथ्वी की सतह में कोई अंतर आएगा? नहीं सर, ये तो घूम रही है।
अच्छा, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है बच्चों? दिन और रात होती है। दिन और रात होती है कि नहीं होती? दिन और रात की अवधि अवधि फर्क पड़ता है। और क्या आपको याद है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से तो पृथ्वी जो है ध्रुवों पर चपटी हो गई और इधर ये हो गई। तो क्या पृथ्वी पर बदलाव घूर्णन से भी हो सकता है? एक आंतरजात बलों से भी हो सकता है? क्या पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उसके अंदर का भूचुंबकत्व है या नहीं है? है। तो पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होगा? पृथ्वी सूर्य है, सूर्य का परिक्रमा ले रही है, लेकिन लेकिन परिक्रमा जब लेती है तो उस वजह से मौसम बनते हैं ना, सीजन्स। गर्मी, सर्दी, वर्षा, तापमान, बाह्य जनित प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो अगर यह साबित हो गया कि ये है, सी से ए टच होता है और ए से बी, तो क्या सी से बी टच होता है? उत्तर क्या हो गया? कुछ लोग सी कह रहे थे, सी में आपका कहना था कि पहला नहीं है, सारे के सारे बल ये करते हैं। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। इसलिए हम कहते हैं कि क्लास, कुछ छात्र ऐसा कहते हैं कि सर केवल क्लासेस से नहीं हो जाएगा, क्लास और किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपकी सोच विकसित होती है। यूपीएससी इज नोन टू आस्क सच क्वेश्चंस। यूपीएससी ऐसे प्रश्न लेता है जो व्यवहारिक सोच को लेकर आते हैं, एक से दो को नहीं मिलाते, एक से तीन को मिलाते हैं। तो इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो ये हो जाएगा। ये प्रारंभिक का प्रश्न हुआ। अभी तक जो हमने चर्चा की उस पर एक पिछले साल मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन करें। ये 10 अंक का है। इसमें 150 शब्द लिखने, इसमें 150 शब्द लिखने हैं, तो बहुत से छात्रों को यहां भी चुनौती होगी। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका उत्तर अभी तक तो हम क्लास में दे चुके हैं। क्लास में इसका 60% उत्तर आ चुका है। क्लास में इसका 60% उत्तर आ चुका है। सर डायनामिक चेंज बोला है सर, तो इसका 1 और 3 कैसे होगा? डायनामिक चेंज जो है 1 कैसे होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यार अभी तो बताया इसका उत्तर, तुम तो समझे ही नहीं। सूर्य के प्रकाश से गर्मी होती है, गर्मी से भैया वर्षा होती है, वर्षा की वजह से बाह्य जनित होंगे कि नहीं होंगे? सर 1 से कैसे होगा? क्या बात कर दी यार। सर घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है बेटा? एक रोटेशन है, अपनी धुरी पर घूमना, और परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, रेवोल्यूशन। ठीक है। तो अभी हम इसको देखते कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है। हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है? तो मैंने आपको बताया कि पहले बने कण, जिसको हमने कहा गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल से क्या बने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बने? एटम। एटम से क्या बने? एलिमेंट। एलिमेंट ने जुड़कर क्या बनाया? मिनरल। मिनरल ने क्या बनाया? रॉक। है ना? मिनरल, एलिमेंट तो हो गए धातु, धातु नहीं पदार्थ हो गए। एलिमेंट तो मूल पदार्थ हो गए ना, मूल पदार्थ हो गए, मूल पदार्थ। इसमें हमने खनिज देखा, और खनिज में हमने देखा चट्टानें। देखा था ऐसा? अब यहां आते हैं, हमने चट्टानों में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी आग का एक गोला थी। पृथ्वी एक आग का गोला थी। फिर क्या हुई? ये ठंडी होने लगी और इसका बाहरी जो है वो ठोस हो गया, बाहरी आवरण। इसको हमने क्या कहा? परपटी। पुरातन कालीन परपटी ऐसा कहा था। तो ये हमारी पहली चट्टान होगी, पहली प्रथम चट्टान, प्रथम परपटी। ये कौन से चट्टान कहलाते हैं? ये आग्नेय कहलाते हैं। तो ये सबसे पहले हैं, तो प्राथमिक चट्टानें क्या होंगी? आग्नेय चट्टानें होंगी। तो क्या हमने ऐसी कोई बात की है अभी तक? हां सर बिल्कुल की है। क्या हमने आग्नेय चट्टानों के 2 प्रारूप अभी तक देखे हैं कि ये महाद्वीप भी हो सकती है और ये महासागर भी हो सकती है। महाद्वीप ग्रेनाइट से बना है और महासागर किससे बना है? बसाल्ट से बना है।
तो हमने कहा कि हमने इतनी बात की है थोड़ा बहुत, और मैंने आपको यह भी बताया था कि खनिज कितने होते हैं। मैंने आपको बताया पृथ्वी की सतह जो है लगभग 10 प्रमुख खनिज हैं। कितने लोगों को 2 अहम खनिजों के नाम याद हैं, फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज, याद है? क्या हमने ये बात की है? क्या हमने फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज की बात की है? हाँ सर, ये तो की है हमने। तो प्राथमिक चट्टानें क्या होती हैं? प्राथमिक चट्टानें वो होती हैं जो पृथ्वी का जो मैग्मा था, जब वो बाहर सृजित होता है, लावा बनता है, जब वो ठोस हो जाता है, तो जो पहली चट्टान होती है वो प्राथमिक चट्टान कहलाती है। वो प्राथमिक चट्टान कहलाती है। बड़े बड़े महाद्वीप और महासागरों का जो तल है ये उन्हीं प्राथमिक चट्टानों से बना हुआ है। ये प्राथमिक चट्टानें कई खनिजों के मिश्रण से बनती हैं और इनमें प्रमुख खनिज जो हैं फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं? तो प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं, मैंने कहा ना 50% हमारे पास है ये उत्तर जो हमने क्लास में बात की। क्या हम इसमें प्रारंभिक इसकी बात कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। क्या हम इसमें कूलिंग की बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या हम इसमें एक और बात कर सकते हैं कि पृथ्वी में जब भूकंप आए तो पृथ्वी की सतह पर भूकंप भी भूकंप कह रहा हूं, मेरी गलती है यहां पर, ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उनसे जो लावा बनता है वो भी यही होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, बिल्कुल होंगे। और इनमें जीवाश्म होंगे या नहीं होंगे? इनमें जीवाश्म नहीं होंगे। ये किस प्रकार के होंगे? ये ठोस होंगे, दृढ़ होंगे। ठीक है, जीवाश्म नहीं होंगे क्योंकि जीवाश्म तो जल जाएंगे। जीवाश्म नहीं होंगे, कठोर हैं, आसानी से टूटते नहीं, इतना तो कर सकते हैं। सभी लोग क्लियर? किसी ने उदाहरण भी दिया, सर ये तो दक्षिण भारत के डेक्कन ट्रैप इसी प्रकार बने। तो दक्षिण भारत के डेक्कन ट्रैप, या आप महाराष्ट्र में जानते हैं जिसमें काली मिट्टी है, वो बसाल्ट से बनी है। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि इस उत्तर को लिखने से पहले जो मैंने अभी आपके सामने प्रक्रिया की कि जो भी मैं जानता हूं उसको पहले मैं लेकर आऊंगा, तभी उत्तर लेखन होगा या नहीं होगा? उत्तर लेखन का पहला कदम हमेशा ये होता है कि आप सोचें आप क्या जानते हैं। अभी क्या होता है कि उत्तर लेखन में सब लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, पहला वाक्य क्या लिखूं? अरे भाई, आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं तो पहला वाक्य क्यों लिख रहे हो? पहला वाक्य, जब मेरे पास अब इतना सारा कहने को हो गया, तो मैं कहूंगा पृथ्वी की गतिशील सतह, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, चट्टानों से निर्मित हैं, और उनमें जो पहली चट्टान जो बनी, जो लावा के ठोस हो जाने से बनी, उस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं और इन्हें आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं, और क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ लिखा है तब मैं करने लगूंगा। बट होता क्या है सर, मुझे तो आंसर लिखना ही नहीं आता, कहां से शुरू करूं? सुनिए, अगर बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे ना तो निकालना जब है तो उसमें पूछना नहीं पड़ता कि कैसे सर निकालते हैं, वो अपने आप प्रकृति कर देती कि नहीं कर देती। तो जब हमारे पास अपनी सोच विकसित हो जाएगी तो प्रकृति उसे निकाल देगी। जब विचार ही नहीं होगा, विचार शून्य लोग उत्तर नहीं लिख सकते। तो पहला चीज क्या है? विचारों का सृजन। तो ये जरूरी है। मैंने क्यों कहा कि अभी तक की क्लास में ये 100% उत्तर नहीं है हमारे पास? क्योंकि हमने उस विषय पर इसकी जो खास एक और इसका वो है कि इसकी विशेषताएं तो होगी, इसके प्रकारों पर अभी चर्चा नहीं की है। तो इसके प्रकारों पर चर्चा थोड़ा सा हमें एक कदम और ले जाएगी। तो मुझे लगा कि विगत वर्ष का प्रश्न भी है, आप लोगों का अनुरोध भी रहता है कि सर पिछले वर्षों के प्रश्न बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो पिछले वर्षों के प्रश्न भी लेकर आ गया मैंने आपको एमसीक्यू भी कराया और अब मैं मुख्य भी कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ क्षेत्रों में आपको ले जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो चट्टान बनी वो क्या है बच्चों? सबसे पहली चट्टान वो है जो ठोस होने से बनी, आग्नेय चट्टान। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? आग्नेय चट्टान। लेकिन हमारे भूगर्भ शास्त्रियों ने देखा कि जो चट्टान एक बार बन गई वो कच्चा माल बनती है नई चट्टानों के बनने का। तो ये चट्टान जो है अलग अलग रूप ग्रहण करती हैं
और ये चट्टानें एक क्रम में, एक चक्र में एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। इस चक्र का नाम है शैल चक्र या चट्टान चक्र। एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है उन्हें भी पता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है इस पूरे स्क्रीन पर? अंग्रेजी माध्यम वाले यहां देख सकते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं उसे, आग्नेय पर्वत को इग्नियस। क्या ये मैग्मा से बना, मैग्मा के ठोस होने से, ज्वालामुखी से बना, यहां आग्नेय, ठीक है। अब आग्नेय चट्टान बन तो गई, बन गई, चट्टान बन गई, लेकिन चट्टान को क्या होगा? चट्टान जो है जब उस पर बाह्य जनित प्रक्रियाएं होंगी तो वो टूटेगी, भुरभुरा जाएगी, उसका अपर्दन हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा। उसके बाद वो, उसका पानी हुआ, हवा हुआ, उसका जो है एक तरह से परिवहन करते हुए उसको ले जाएंगे और कहीं उसका जमाव हो जाएगा, हो जाएगा। तो उत्थान, उत्थान तो हो गया, ज्वालामुखी में हो गया, फिर उसका अपक्षय हो गया, टूट गया, अपर्दन हो गया, टूटकर बह गया, बहकर कहीं पर जाकर वो जो छोटे छोटे कण बने उन्हें अवसाद कहा जाता है या सेडिमेंट कहा जाता है, वो जाकर कहीं जम जाएंगे। एक परत जमी, फिर दूसरी परत जमी, फिर तीसरी परत, चौथी परत, ऐसे बीसियों परत जम गई। कई लाखों करोड़ों वर्षों तक उन परतों का जो दबाव है एक दूसरे के ऊपर, उससे क्या हुआ? संकुचन हुआ, ये ठोस हो गए। इतना ज्यादा पत्थरों का जो चूरन हुआ, उस सारा चूरन इतना भारी है कि उसके दबाव से ही ये सारे के सारे क्या हो गए? ठोस हो गए। लेकिन ये जो नई चट्टान बनी, ये प्राथमिक नहीं है, ये तो पिछली चट्टान से टूटने से बनी, तो ये क्या कहलाएगी? द्वितीयक चट्टान। और पिछली क्या थी? उसमें तो मैग्मा के ठोस होने से सूक्ष्म कण बने थे, लेकिन इसमें क्या था? पर्वतों के टूटने से जो धूल बनी, उस धूल के स्तर बने हैं, तो स्तरीय पर्वत बनेंगे। अवसादी पर्वत कह रहा हूं, गलती से, चट्टान बनेंगी, अवसादी चट्टानें। समझ में आया अवसादी चट्टानें क्या है? तो ये दूसरी चीज है अवसादी, ठीक है। कोई कह रहा है सर इस उत्तर की स्टार्टिंग बता दीजिए। वही वाले लोग हैं जिनको उत्तर से कोई मतलब नहीं, सर इसकी स्टार्टिंग बता दीजिए। और वैसे मैंने स्टार्टिंग आपको पहली लाइन बता भी दी है, तो ऐसे लोगों का जितना ज्यादा मैं चैट पढ़ूंगा उतना ज्यादा ये क्लास को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। सर मैंने पढ़ा है कि स्थलमंडल में लावा फंस के ठंडा हो जाता है, ये चट्टान ग्रेनाइट की होती है। तो अच्छी बात है, जब आपने पढ़ लिया तो मान लीजिए भाई, पढ़ा होगा कहीं स्रोत से ही पढ़ा होगा ना कि ऐसे मैग्मा जा रहा है, कहीं पर ठोस हो गया और वो ग्रेनाइट होती है। मजाक तो नहीं करेगी किताब अगर लिख रही है तो। सर मैंने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है, अच्छी बात पढ़ी, सही पढ़ा है आपने। अब ये दोनों की दोनों चट्टानें, आग्नेय से दूसरी क्या बन गई? अवसादी बन गई। अवसादी क्या होगी? अवसादी और ये दोनों अगर किसी कारण से जमीन में दफन हो गई तो बहुत ज्यादा ताप और दाब की स्थिति में ये रूपांतरित हो जाएंगी, कायांतरित हो जाएंगी, और वो एक तीसरे प्रकार की चट्टान को जन्म देगा। उसे क्या कहा जाता है? रूपांतरित या मेटामॉर्फिक। सो इग्नियस है, इग्नियस यहां पे देखिए, वर्षा हुई, टूटे, तलछट आए, अवसाद एक के बाद एक परतदार तरीके से लग गए और ये बन गया परतदार शैल, सेडिमेंट्री रॉक। अगर ये पृथ्वी के गर्भ में चले गए तो इन पर ताप होगा, दाब होगा, ये बनेंगे मेटामॉर्फिक या रूपांतरित। तो तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, ठीक है। तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। हमसे यूपीएससी ने कौन सी वाली चट्टान का प्रश्न पूछा, जल्दी से बताइए, जो लोग क्लास में ध्यान दे रहे हैं। जल्दी से, कौन सा पूछा हमसे? आग्नेय चट्टानें, आग्नेय पूछा है, हमें उसके बारे में बताना है। क्या हम उससे संबंधित कुछ और भी बता सकते हैं? हमें उसकी विशेषताएं बतानी थी ना। इन आग्नेय चट्टानों के टूटने से अवसादी चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानें, अब आप लोग मेरे साथ विश्व भूगोल कर चुके हैं बहुत से छात्र, तो आपको याद है ना धातु कहां मिलते हैं? शील्ड में मिलते हैं, याद है? धातु शील्ड में मिलते हैं, आग्नेय शील्ड। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों से शील्ड बनते हैं, ये लावा से बनते हैं, इनमें धातुओं का बाहुल्य होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई कि नहीं होगी? तो फिर से बोल रहा हूं, उत्तर लेखन के लिए जो आपको पढ़ाया गया वो सोच होनी चाहिए, ठीक है। अभी कुछ छात्र ऐसे होंगे, सर लिखूं क्या? बेटा लिख के तो यहां पे दे दिया है, एक सतत प्रक्रिया है, ये तीनों जो है एक क्रम जो है सतत है। आग्नेय जो है प्राथमिक होती है और अन्य चट्टानें उसके बाद बनती। अब इससे हमें काफी कुछ सर ड्राइंग भी आंसर में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात बताइए, सभी छात्र स्कूलों में तो आप पढ़े हैं ना? स्कूलों में क्या आपके शिक्षकों ने, मान लीजिए आप विज्ञान पढ़ रहे थे, शिक्षकों ने क्या आपको हमेशा निर्देश नहीं दिए कि जहां पे जरूरत हो रेखा चित्र या डायग्राम बनाएं? बताया ना। तो यूपीएससी में कोई ऐसा नियम नहीं बदला है।
हर एक विषय में रेखाचित्र नहीं बनाना होता। एथिक्स में डायग्राम कोई खास उपयोगी नहीं होगा। एथिक्स में आप अपना विचार दीजिए, कहीं पर कोई फ्लो चार्ट आया तो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन विज्ञान से जुड़े हुए विषय, भूगोल, काफी कुछ ऐसा है जिसमें आप एक वैज्ञानिक सोच रख सकते हैं या एक स्थानिक सोच में आप मानचित्र बना सकते हैं। तो विषय देखकर आपको सोचना चाहिए कि कहां पर हमें रेखाचित्र, डायग्राम और कहां पर हमें मैप बनाना चाहिए। सोच के बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। सर, प्राथमिक चट्टानें स्थल मंडल के बाह्य परत जो पृथ्वी से आंतरिक भाग से निकलने वाले मैग्मा के ठंडा होने से बनती। तो दीपक पटेल का ये कहना है कि जो वो स्थल मंडल के बाहर आ जाती है उन्हें प्राथमिक। तो बेटा दीपक, इसीलिए यूपीएससी ने प्रश्न में एक कैच रखा। उन्होंने कहा इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो दीपक की तरह और भी जो छात्र सोच रहे हैं, यूपीएससी ने इस प्रश्न में 2 भाग रखे हैं। तो हम सभी क्या सोच रहे हैं कि लावा जब बाहर आ जाता है, जब ठंडा होता है, तो जो उससे बनता है वो आग्नेय पर्वत होता है। लेकिन अभी किसी छात्र ने कहा कि सर कई बार वो लावा बाहर नहीं आता, पृथ्वी के अंदर ही फंस जाता है चट्टानों में, और इतना ज्यादा होता नहीं कि बाहर निकल आए और वहीं ठोस हो गया। तो वो भी तो आग्नेय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो इनको हमने क्या कहा, एक आंतरिक आग्नेय भी होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इसलिए यूपीएससी ने ये आप लोगों की सोच के लिए प्रश्न पूछा। निश्चित रूप से आप सभी ने वैसे मैं जब ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो इस पर और चर्चा करूंगा, बट अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने चित्र देखा होगा जिसमें लिखा होगा बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, डाइक, सिल, ऐसे शब्द सुने जो आंतर ही रह जाते हैं, आंतरिक चट्टानें बनती हैं। तो इसलिए यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और मैंने कहा ना, अनुभव के साथ छात्र को ये लगता है कि यार ये परीक्षा है और एक तरह का एक प्रतियोगिता भी है, तो क्यों नहीं मैं इसके सारे जितने भी संभव आयाम हैं उनको सोचूं। तो कुछ लोग केवल ये लिखाएंगे बाह्य, लेकिन कुछ लोग अंदर भी सोचेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये चित्र जिन लोगों ने जीसी लियोंग ली है, जीसी लियोंग नाम की एक किताब है, सर्टिफिकेट फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा चित्र है। तो जब हम आग्नेय की बात करते हैं तो याद है जो प्रारंभिक परपटी है, पृथ्वी के शीतलन से पृथ्वी जब ठंडी हुई और जमने लगी तो उसकी बाहरी प्रक्रिया से एक पर्वत वो चट्टान बनी होगी। उस चट्टान को क्या कहा गया? प्राथमिक चट्टान। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। तो जितने भी स्थल के ऊपर हैं, जैसे ज्वालामुखी, एक पठार हो सकता है, ज्वालामुखी पठार, वो सब बाह्य कहलाएंगे, लेकिन ये सब आंतरिक कहलाएंगे। और इसको मैं ज्वालामुखी चैप्टर में फिर कराऊंगा। तो जब आपसे प्रकार पूछे आप ये भी कह सकते हैं। मुझे यहीं तक ठीक लगता है, लेकिन कुछ बच्चे जो भूगर्भ शास्त्र जिनका वैकल्पिक विषय है, वो इसका एक और पहलू ला सकते हैं। जो कण होते हैं ना, जो क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर, उनकी बनावट के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो क्रिस्टल है, आप यूं समझिए कि आपने सबने हलवाई के यहां पर जलेबी खाई होगी या गुलाब जामुन खाया होगा, जिस चाशनी में होता है, अगर उस चाशनी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए ठंडा होने के लिए, तो क्या चाशनी पर एक चीनी की परत आ जाती कि नहीं आ जाती? उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। जब तापमान कम होगा तो चीनी जो है वापस सॉलिड बन जाएगी, जो अभी पानी में घुलित है, वो क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से आग्नेय चट्टानें जब ठोस होती हैं तो वो तरल से इस तरह से क्रिस्टल बनाती। अगर वो बहुत जल्दी ठंडा हो गया, एकदम से ठंडा हो गया, तो क्रिस्टल के कण क्या होंगे? बहुत छोटे छोटे होंगे। लेकिन अगर उसे बहुत सारा समय मिला ठंडा होने के लिए तो कण बड़े बड़े होंगे। तो उससे क्या है, आग्नेय चट्टानें अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं। बड़े कणों वाली चट्टानें, छोटे कणों वाली चट्टानें। कल आपको याद होगा किसी छात्र ने प्रश्न पूछा था कि सर आप बता रहे हैं कि सागर के नीचे भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, क्या पानी से वो ज्वालामुखी बंद नहीं हो जाता? ऐसा सवाल आया था ना कल। तो मैंने आप सबसे कहा यार बेटा कैसा सवाल कर रहे हो, जरा सा पानी है, अंदर से लावा निकल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, पानी के वहां उपस्थित होने की वजह से क्या लावा ठंडा करने की प्रक्रिया तो तेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो फिर वहां पर कौन से कणों वाले बनेंगे? छोटे कणों वाले बनेंगे। तो जब लावा को जल्दी से ठंडा कर दिया जाए या कोई ऐसा प्रभाव है जिससे उसका तापमान नीचे आ रहा हो, तो सूक्ष्म कण वाले आग्नेय पर्वत बनते। लेकिन जैसा भी किसी छात्र ने कहा कि सर मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा कि कुछ आग्नेय चट्टानें जो हैं वो पृथ्वी के बाहर निकल ही नहीं पाती, जैसे ग्रेनाइट है।
तो वो जो है सर अंदर ही फंसे रह जाते हैं। तो अगर कोई चीज पृथ्वी के गर्भ में ही फंसा हुआ है तो यानी अभी ठंडा होने में और समय लगेगा, धीरे धीरे उसके कण बनेंगे तो उसके क्रिस्टल बड़े होंगे। सभी को समझ में आया? तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये सभी लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, भूगर्भ वाला पहलू है। और आप तो जीएस का आंसर लिख रहे हैं ना, जीएस में यहां तक भी लिख दिया और ये चित्र बनाइएगा, अच्छा रहेगा, नंबर भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सभी लोगों को क्लियर हो गया? सभी लोगों को क्लियर हो गया? सर गैब्रो चट्टानें कौन सी होती हैं? अरे बेटा नाम है चट्टानों के, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, है ना, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो जब बेसाल्ट है, जब सतह पर आ जाता है उसको बेसाल्ट कहते हैं, लेकिन सतह के अंदर ही ठोस हो जाए उसको गैब्रो कहते हैं। ठीक है, अब किसी का नाम है तो उसी में फंस रहा है, पहली बार नाम सुना सर, अब गैब्रो बता दीजिए, अब ग्रेनाइट बता दीजिए। आपको क्या है, आपका तो सामान्य अध्ययन के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। महाद्वीप किससे बने बच्चों? ग्रेनाइट से। महासागर किससे बने? बसाल्ट से। और मेंटल में किसका प्रभुत्व है? पेरिडोटाइट। 3 नाम बताए, फिर से बता दूं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, पेरिडोटाइट, याद रख सकते हैं, ग्रेनाइट, बसाल्ट, पेरिडोटाइट। ठीक है, अब कुछ जैसे ग्रेनाइट है वो कभी बाहर निकलता ही नहीं, वो अंदर ही रहता है, ग्रेनाइट अंदर ही रहता है। अगर ग्रेनाइट का बाह्य कुछ होता तो उसको रायोलाइट कहते हैं। अब मैं उस भूगर्भ शास्त्र में जाऊं, ग्रेनाइट और रायोलाइट का कनेक्शन बताऊं, बसाल्ट और गैब्रो का कनेक्शन बताऊं, तो फिर ये क्लास तकनीकी हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, भूगोल वैकल्पिक विषय भी ले चुके हैं, नंबर आ नहीं रहे, लेकिन ये सब रट के बैठे हैं। सो जरा गैब्रो पे चर्चा हो जाए। सो वो जो है मतलब पुराने जख्म जो हैं उनको हरा भरा रख रहे हैं। तो आपके लिए 3 नाम, क्या नाम है बच्चों? ग्रेनाइट, बसाल्ट, पेरिडोटाइट, याद रहेगा। और थोड़े से और नाम दूंगा तो भी हो जाएगा। सर अगर लावा पर बर्फ डालेंगे तो पिघला नहीं, इस ऊपर फिसल क्यों जाता है? ठीक है, कुणाल कुमार जी कह रहे हैं लावा पर बर्फ डालना है इनको और फिर वो पिघलता नहीं है, वो उस पर फिसल क्यों जाता है। ठीक है, ये इनका कहना है। अब क्यों कहना है ये तो मुझे पता नहीं, ना तो इन्होंने कभी लावा देखा है ना उस पर बर्फ डाली है। ठीक है, मैंने लावा देखा है, मैंने लावा पास से देखा है। ठीक है, मैंने क्रेटर भी देखे, न्यू गिनी द्वीपों में क्रेटर भी देखे। ये बैठे बैठे पहले लावा लेकर आएगा, फिर उस पर बर्फ डालेगा, बर्फ फिसल जाएगी, डाल के देख लो पिघल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर पता चलेगा बर्फ कौन सी डाली थी, वो जो शराब में डाली जाती है वो वाली बर्फ थी या बर्फ की सिल्ली थी। ये मजेदार वाले वो हैं, इनको कोई खास वो लेना देना है नहीं यूपीएससी से, बट सवाल तो है ही। सर गतिशीलता क्या होता है? उत्कर्ष जी आप हिंदी माध्यम का क्यों अपमान कर रहे हैं? अगर गतिशील नहीं पता तो आपको, गतिशील का मतलब डायनामिक। आप जीवन में गतिशील बनिए, मेरी मातृभाषा का ऐसा अपमान मत करिए अगर आप हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो। सर गतिशीलता, डायनामिक, जिसमें परिवर्तन हो सके, ऐसा भी करते हैं और आप फिर कहते हैं मैं अपने देश के लिए प्रेरित हूं, देश को अगले उस पर ले जाऊंगा। ऐसा मत करिए यार, सच में भारत माता इंतजार कर रही है उन सभी युवाओं का जो अपनी माँ का मान रख सकते हैं। ये मजाक मत करिए, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। सर गतिशीलता भी और हिंदी भी, डायनामिक मतलब बदल रहे हैं, है ना। भारत एक गतिशील देश है, डायनामिक देश है, इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। खैर उससे हटते हैं, अगले पर आते हैं। ये छात्र जो है कक्षा को थोड़ा सा विषय से भटकाते हैं। चलायमान लिख रहे हैं कुछ लोग, कई मतलब हो सकते हैं। गतिशील गति से हो सकता है कि चल रहा है, गतिशील डायनामिक हो सकता है। ठीक है। एक लिख रहा है पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, अच्छा, और समोसे में आलू होता है। जब आप लिख ही रहे हो आप कुछ लिख सकते हो। किसी ने लिखा कि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, हमने भी कह दिया समोसे में आलू होता है। ठीक है, विषय पर ध्यान दीजिए। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे मजाक ना बनाएं। जो खान सर और सारी टीम ने लग के जो एक आंदोलन आप तक लाने की कोशिश की है उसमें जोश तो रखिए लेकिन होश मत खोइए। ठीक है, अब सादी चट्टानें कहां से बनेंगी, कहां से बनेंगी? एक पर्वत है, 10 लाख टन इसका वेट है, इसका वजन जो है ये
हवा चल रही है, हवा जो है उसके रास्ते में पर्वत आ रहा है तो उसको घिसेगी, घिसती हुई जाएगी, घर्षण होगा होगा हो सकता है कोई नदी भी यहां पर बहकर आए, सो नदी क्या करेगी, इसको काट देगी, कई चीजें। तो क्या होगा, इसके जो कण हैं वो यहां आकर नदी के साथ ये यहां पर उनका जमाव हो जाएगा, एक छोटी सी तह सतह बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई वर्षों तक होता रहा तो ये जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा, जमता रहेगा। 10 लाख टन ना भी हो, 10 लाख टन ना भी हो, 10,000 टन हुआ अवसाद हैं तो भारी तो होगा ना भाई, भारी तो होगा। अपने भार से ये संकुचन कर देगा कि नहीं कर देगा? वैसे तो पाउडर ही है ठीक है, वैसे तो पाउडर ही है। क्या हो जाएंगे? ठोस हो जाएंगे, ठोस हो जाएगा। ठोस होकर क्या बनेगा? चट्टान बनेगा। क्या ज्वालामुखी से बना? ना, अवसादों से बना। कौन सी चट्टान कहलाएगा? अवसादी चट्टान कहलाएगा। ठीक है, दूसरी वाली चट्टान बन गई अवसादी चट्टान। अब इसमें परतें हैं। मान लीजिए इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि डायनासोर समूल नाश हो गए। ये डायनासोर हैं, मरे हुए मृत डायनासोर। लेकिन पृथ्वी तो निरंतर, अभी किसी ने कहा गतिशील है, चलायमान है, डायनामिक है, तो इस पर भी परतें आ जाएंगी कि नहीं? तो कहां गए डायनासोर बच्चों? कहां गए डायनासोर? सर ये तो दब गए कि नहीं दब गए? अब प्रश्न ये आता है, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं? कई बार प्रीलिम्स में है, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं? जल्दी बताइए, जीवाश्म कौन सी चट्टानों में होंगे? अवसादी चट्टानों में होंगे। ठीक है, आग्नेय में नहीं होंगे, इवन रूपांतरित में भी नहीं होते, वो भी बहुत ठोस होती हैं, तो इनमें जीवाश्म होंगे। अच्छा, जीवाश्म होंगे तो जीवाश्म ईंधन कहां पर मिलेगा? जल्दी बताइए। कोयला और तेल, गैस कहां मिलते हैं? इन्हीं में मिलते हैं। अच्छा, 2 तरह की चट्टानें की हैं, कौन सी ज्यादा कठोर होगी और कौन सी सापेक्षिक रूप से थोड़ी मुलायम होगी, अपर्दन के लिए आसानी से टूट सकती है? सर अवसादी ज्यादा मुलायम होगी। ठीक है, क्या आपको पता है जो पृथ्वी पर फसल होती है, पादप होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं मृदा पर उगते हैं। मृदा क्या होती है? इन्हीं चट्टानों के टूट के सूक्ष्म कण जो बनते हैं, सॉइल होता है ना बच्चों। एक प्रश्न आया यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में भी आया, विच रॉक इज द बेस्ट सॉइल फॉर्मर? कौन सी चट्टानों से सबसे अच्छी मृदा बनती है? जल्दी से बताइए। मृदा बनाने के लिए कौन से वाले होंगे? अवसादी, क्योंकि आसानी से भुरभुरा के टूट सकते हैं, इन्हीं का मृदा निर्माण में होता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं परपटी के निर्माण में कौन सी चट्टानों की सबसे बड़ी भूमिका? जल्दी से। अब छात्र कहते हैं सर पीवाईक्यू भी करते रहिए तो सर हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल पीवाईक्यू पूछ रहा हूं, कौन सी चट्टानों का मृदा निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान? अवसादी। कौन सी चट्टानें मुलायम? अवसादी। कौन सी चट्टानों में जीवाश्म? अवसादी। तेल कोयला कहां मिलेगा? अवसादी। मिल गया। अब प्रश्न यह है किनमें कण होते, क्रिस्टल किस में होते हैं? सर आग्नेय में होते हैं। ठीक है, प्राथमिक या प्रारंभिक कौन सी होती हैं? सर वो भी आग्नेय होती हैं, याद रहेगा। धातु किस में ज्यादा मिलती हैं? वो भी आग्नेय में मिलती हैं। ठीक है, पृथ्वी की परपटी में निर्माण में भूमिका सबसे ज्यादा किसकी? तो वो भी आग्नेय की है, क्योंकि सबसे पहले वही बने थे। सभी लोग को समझ में आया? तो मैंने आपसे बात में इस विषय को खोला है। इस विषय का एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी लिया है, थोड़ी आपकी सोच वहां खोलने की कोशिश की है, और इन सब की विशेषताओं से आपके 7-8 स्टेट और यूपीएससी के प्रश्नों को भी आपसे परिचित कराया है। सभी लोग ठीक है? आशा है आप अपनी। फिर मैंने कहा हर तरह के छात्र हैं, कुछ लोग सीरियस हैं, कुछ लोग ऐसे ही कौतूहलवश आ गए, कुछ लोग ऐसे हैं चाहते क्या है यार, इतना कम में फीस में क्यों करवा रहा है, कुछ तो है, कुछ वो हैं, कुछ शिक्षक हैं कि भाई हम जो है एक नई तरह की जानकारी लेते हैं, हम भी अपने छात्रों को पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। तो सब तरह के लोग हैं। अगर आप इस परीक्षा के लिए सीरियस हैं तो क्लास में 2 ही लोग हैं यहाँ पर मैं, बाकी चैट में तो बहुत सारी काफी वो आती रहती है कि सर पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, मेरा उत्तर है समोसे में आलू होता है, मुझे आलू वाला समोसा ज्यादा पसंद है,
आजकल समोसे में कुछ भी डाल के दे रहा है। आजकल तो मैगी का भी समोसा बना रहा है शहर में, कहीं मिल जाएगा तो उसकी गर्दन घुमा देनी चाहिए जो मैगी भर भर के समोसा बना रहा है। समोसे की भी जान ले ली। वापस आ जाए अब शादी पर। बीच बीच में कुछ ऐसी बात अगर कर दूं तो ऐसा मत सोचा करिए कि विषय से हट रहा हूं। एक छात्र ने लिखा, सर क्लास में नींद लग जाता है, सर कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा हाँ यार, बीच बीच में इसको समोसा याद दिला दो, शायद नींद न लगे, हो सकता है मुस्कुरा के फिर वापस आ जाए। चलिए, तो संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भूभाग में अवसादी शैलों का विस्तार है। क्योंकि जो भी हमारे बन तो गई आग्नेय से, लेकिन आग्नेय के ऊपर अब एक तरह का सतह बन गई है, क्योंकि वो घिस कर वो हो गए। जीवाश्म और खनिज यहीं पर मिलते हैं, ये मुलायम होती हैं। अच्छा, एक कार्बनिक भी होती है। अगर एक कार्बन से बनी जीवाश्म से बनी तो चूना पत्थर और कोयला, इसका उदाहरण दे रहा हूं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, ठीक है। कभी कभी ये रासायनिक प्रक्रियाओं से भी बनती है, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटैश। तो कुछ उदाहरण ले सकते हैं। हमने एक विशेष शब्द सुना है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, है ना। बहुत से लोगों ने अमरनाथ की गुफा में बर्फ का शिवलिंग सुना है, नहीं सुना है? बर्फ का शिवलिंग होता है भगवान शिव का, और लोग उसके दर्शनार्थी जाते हैं। तो कई एक कह रहा है व्हाट इज अवसादी। बेटा मजाक मत करो, अगर हिंदी माध्यम है तो यहाँ पर अवसाद का मतलब सेडिमेंट होता है। क्यों कर रही है ज्योति कुमारी जी, ये किस लिए, आना कैसे हो गया? मम्मी पापा ने जबरदस्ती भेज दिया क्या? इतना बताने के बाद अगर शिक्षक को बीच में रोक दो, सर अवसादी क्या होता है ना। तो खैर ये समय व्यर्थ करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे गुफाओं में कई प्रकार से कई बार देखा जाता है, बहुत सुंदर से आकृति बन जाती हैं, जिनमें जैसे हमने देखा अमरनाथ की गुफा में एक बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो अक्सर क्या होता है कि गुफाओं में जो चट्टानें होती हैं, उनमें वर्षा या बर्फ के पिघलने से पानी उन छिद्रों में चला जाता है और वो कहीं पर टपकता है। कभी कभी क्या होता है, चट्टानों में कैल्शियम होता है, तो जब वो टपकता है तो जहां पे टपकता है धीरे धीरे कैल्शियम इकट्ठा होते होते कैल्शियम के भी कुछ आकार बन जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम का ही एक छोटा सा ढेर बन गया, कभी कभी कैल्शियम का एक स्तंभ बन गया। तो इन गुफाओं में कैल्शियम की आकृतियां होती, जिनको स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट कहते हैं। हेलाइट होता है नमक के। हमारे भूमध्य सागर में, मिस्र के पास सागर के तल में गुफाएं, सागर के तल के पास गुफाएं हैं जो नमक से बनी है। सर ये नमक से कैसे बन गई? तो ऐसा हुआ कि विगत काल में पूरा का पूरा भूमध्य सागर सूख गया, पूरा का पूरा सूख गया। अब सूख गया तो क्या हुआ, उसमें जितना भी लवण था वो ठोस हो गया, सॉल्ट तो ठोस हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर उसमें पानी आ गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी आया और गया? तो इसमें थोड़ा सा ना भूमध्य सागर और अटलांटिक के कनेक्शन को लेना देना है। तो उनका कनेक्शन में ना बीच में एक दीवार है। अब मैं कैसे समझाऊं, वो भूगोल वैकल्पिक विषय को हम बचाते हैं ओशन बॉटम रिलीफ में। तो एक तरह की दीवार है, इधर भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक है। तो अगर इस दीवार के ऊपर पानी चला गया तो वो भर जाएगा, वो भूमध्य सागर में भी आ जाएगा। लेकिन अगर समुद्र का तल नीचे चला गया तो भूमध्य सागर फिर कट जाता है, उसमें जो पानी है वो एक झील की तरह हो जाता है, और वो कुछ समय में भूगर्भिक काल में वो एक काल में सूख भी गया था। तो सूख गया था, लेकिन उसके बॉटम में अब बहुत सारा एक नमक का एक लेयर आ गया, उसमें धीरे धीरे पानी गया तो कुछ गुफाएं बन गई। तो बहुत से लोग टूरिज्म के लिए जाते भी हैं, ठीक है। चलिए, अभी सभी लोग, सर नमक गल जाता है ना, तो सेजल गरहारी जो भी हैं ये, तो एक बात बताइए, क्या आपने नमक की चट्टानें देखी हैं? नमक की चट्टानें कई बार आपने देखा होगा कि थोक में जब नमक बेचा जाता है, चट्टानी नमक, तो उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा मारना पड़ता है, इतना ठोस चट्टान होती है नमक की। अब एक बात बताइए, उस नमक पर अगर एक बाल्टी पानी डाल दो तो क्या इतनी बड़ी चट्टान क्या घुल जाएगी? तो संघनित नमक की अगर 10 मीटर मोटी चादर है तो बेटा उस पर पानी आ भी जाएगा, वो घुलेगा नहीं, समझ में आया? केवल उसकी सतह घुलेगी। तो अब बात वही है ना, जब मैं छात्रों से बात करता हूं तो छात्रों के पास ना तो कोई कल्पना है, ना उन्होंने किताब के परे कहीं सोचा है कि सर नमक और पानी, याद है वो एक मास्टर जी ने यूट्यूब पे बताया था, लोहा और पानी जहर है जहर। तो जब नमक की चट्टान होती है, जो नमक का एक बड़ा बड़ा एक खंड होता है,
तो उसकी बाहरी सतह पर तो हो जाएगा। और अगर एक उदाहरण और देना चाहूं, आप सबने जीवन में जरूर देखा होगा, हिंदी माध्यम के छात्र इससे परिचित होंगे, आप सबने खाया होगा मिश्री। मिश्री होती है चीनी का क्रूड वर्जन, मिश्री, बड़ी सी मिश्री होती है। उसको अगर एक बार पानी में डाल के निकाल भी लीजिएगा तो बाहर से चिपचिपी तो हो जाएगी, लेकिन अंदर तो ठोसी रहती कि नहीं होती। और मिश्री को तोड़ने में भी कई बार मेहनत लगती कि नहीं लगती है। चलिए, तो कल्पना को बढ़ाते रहिए। हमारा काम यह है कि शिक्षा में शिक्षक का काम यह भी होता है कि छात्र को आग्रह किया जाए कि सोच को बढ़ाइए। कई अनुभव हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो उसको धीरे धीरे करते रहेंगे। सोचिए, पूरा का पूरा भूमध्य सागर का सारा नमक नीचे आ गया क्योंकि सागर सारा वाष्पित हो गया। तो सोचिए कितनी मोटी परत नमक की बनी होगी और कितनी ठोस होगी। अब उस पर पानी भी डाल देंगे तो पानी उसके ऊपर की सतह को तो धीरे धीरे घोलेगा, लेकिन समय लगेगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो ये प्रश्न आते हैं, तो कुछ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शेल जो है, शेल में आपने सुना है शेल में भी गैस मिलती है। एक काम की चीज बता रहा हूं, चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं, अवसादी, और इनमें छिद्र होता है। तो जो हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए एक शब्द मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये पोरस होती है। पोरस मतलब इनमें तरल पदार्थ उन छिद्रों से जा सकते हैं। जो हमारे पोरस भी है, एक और शब्द है परमिएबल। हिंदी वाले छात्र बुरा ना माने, इसे कहते पारगम्य, जिनमें से पानी जा सकता है। तो अवसादी शैलों में पानी जा सकता है। सोचिए बालू, रेत और बालू पत्थर, उसमें आसानी से पानी जा सकता है कि नहीं। लेकिन उसी की जगह संगमरमर रख दीजिए, मार्बल रख दीजिए, मार्बल पे पानी, लोग घरों में मार्बल का फ्लोर लगाते कि नहीं लगाते। मार्बल पे अगर संगमरमर पे पानी डालेंगे तो नहीं जाएगा, तो यानी वो पोरस नहीं होते। तो ये भी कई बार आ जाता है, कौन सी चट्टानें पोरस होती है। और पोरस क्यों है सर? ये तो कणों से बनी हुई है ना, कणों में तो सूक्ष्म गैप होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो उनसे वो निकल जाता है। तो थोड़ी सी अपनी कल्पना को रखना। मैंने आपको इसीलिए आज 2 प्रश्न पहले ही दिखाए कि कोई भी छात्र जो अपना लॉजिक का प्रयोग करेगा वो यूपीएससी के उत्तर तक पहुंच सकता है। तो ये कुछ चारित्रिक विशेषताएं हुई अवसादी चट्टानों की। उसके बाद आते हैं रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित में शब्द है मेटामॉर्फिज्म, स्पेलिंग मैंने यहां पे गलत रखी है। मेटामॉर्फिज्म एक तरह का रूप का परिवर्तन है। ये चट्टानें बहुत से दबाव और तापमान की जनित प्रक्रियाएं जो हैं उससे ये और ज्यादा अपना रूप बदल लेती हैं। ठीक है। संपर्क और क्षेत्रीय रूपांतरण, तो मैं बताना चाहता हूं संपर्क और क्षेत्रीय रूपांतरण। सर नमक कहां से आया है सर? अच्छा, नमक कहां से आया? मम्मी से पूछो, वैसे तो टाटा का नमक होता है ना, क्योंकि आपने बताया नहीं कि नमक, पृथ्वी पर नमक कहां से आया, सागर में कैसे आया, है ना। हाँ सर, टाइटैनिक पनडुब्बी अटलांटिक में डूब गई। अरे यार रुलाएगा पगले। तो काला नमक कहां से आया सर? वो व्रत में मैं सेंधा नमक खाता हूं सर, वो कहां से आया सर? समुंदर में नमक कहां से आया? सर इग्नियस और ग्रेनाइट में अंतर बताइए यार। बेटा ऐसा शिक्षक का हौसला मत तोड़ो। इग्नियस चट्टानें होती हैं, इनको आग्नेय भी कहा जाता है। आइए इनके उदाहरण देखें। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बसाल्ट। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। आइए इनके उदाहरण देखें। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अब प्रश्न पूछ रहा है सर इग्नियस और ग्रेनाइट में अंतर बताइए। क्या भाई,
पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मजाक बनाए हो क्या? इग्नियस का उदाहरण दिए थे यार। कोई भी कक्षा में, कोई भी कक्षा में, अगर छठी कक्षा के बच्चे हो और बैठे हो, तो अभी आपके मास्टर ने बताया बेटा जो लावा के ठोस होने से बनते हैं उनको इग्नियस कहते हैं, इनके कई प्रकार होते हैं जैसे ग्रेनाइट। उसके बाद पूछ रहे हो सर इनमें अंतर क्या होता है? छठी में हो, अगर छठी में भी हो, आपकी भी तो नियत पता चलती है जब ऐसे प्रश्न पूछते हो। तो मत पूछो यार, कोई जरूरत नहीं है प्रश्न पूछने की। कुछ चीजों के जवाब ढूंढने चाहिए, कुछ चीजों के जवाब ढूंढने चाहिए। कहां पर है रूपांतरित चट्टानें? ये सबसे ज्यादा कठोर होती हैं, दृढ़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका रूपांतर हुआ है इनका रूपांतर हुआ है, इन पर बहुत सारा तापमान रहा तो तापमान में बदल गए। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम सब ने मक्का खाया, मक्का कॉर्न जो होता है, और मक्के से हमने पॉपकॉर्न भी खाया। ठीक है, अगर उसको रेत में, बालू में मक्का को भूना जाए तो वो पॉपकॉर्न हो जाता है कि नहीं, रूपांतरित हो जाता है। वैसे अगर मक्का का बीज देखो तो वो तो ठोस है, सूखा है, चबाना भी मुश्किल है, लेकिन अगर उसको गर्म किया गया तो फट जाता है, और फट के क्या बन जाता है? पॉपकॉर्न बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो ये रूपांतरण है। रूपांतरण किस लिए बताऊं? क्योंकि छठी क्लास के बच्चे भी बैठे हैं, वो कहेंगे जी रूपांतरण क्या होता है, और दम भरेंगे हिंदी माध्यम से देना, और हिंदी का पूरा अपमान करेंगे, है ना? तो रोज देखते हैं यार अपनी मातृभाषा का अपमान होते हुए। अपनी मातृभाषा के तो सगे बनिए, फिर कहते सर हिंदी में रिजल्ट क्यों नहीं आता? हिंदी में रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि हिंदी का छात्र हिंदी का ही मान नहीं रख पाता है। मैं तो आजीवन अंग्रेजी में पढ़ा हूं, आजीवन अंग्रेजी में पढ़ा हूं। मैंने कहीं कोई हिंदी की कोई विशेष क्लास नहीं ली है। 10वीं कक्षा तक मैं हिंदी मेरा एक विषय था, 11वीं 12वीं में मैंने विज्ञान ले लिया तो वो भी चला गया। नहीं, मैंने 10वीं भी नहीं पढ़ी है भाई, मैंने तो 8वीं में ही विषय छोड़ दिया था। 8वीं के बाद 9वीं 10वीं में मैंने संस्कृत ले लिया था। 10वीं तक वो पढ़ा है बस। मेरी मातृभाषा है, मुझे गर्व है, मैंने कहीं जाकर इसके लिए कुछ नहीं पढ़ा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब भी पढ़ थे अंग्रेजी माध्यम में, और सिर्फ भारतीय में, विदेशों में भी रहा, सब कुछ है। अपनी मातृभाषा का इतना तो गर्व है यार, और ऐसी बात करते हैं आप लोग। तो हिंदी का रिजल्ट, हिंदी के साथ जो बेईमानी कर रहे हैं वो तोड़ रहे हैं। अपनी मातृभाषा का मान भी रखिए, गर्व भी करिए। केवल जुबां केसरी से ना तो मातृभाषा बचने वाली है, ना देश महान होने वाला है। देश महान होगा काम करने से। ठीक है, पूजा सिंह जी कह रही है, मेरा भी क्वेश्चन देख लीजिए। पूजा सिंह जी, देश के लिए, भाषा के लिए कुछ कर लीजिए। क्वेश्चन दिखा के क्या लीजिएगा? सर मेरा क्वेश्चन देख लीजिए। 2 तरह के रूपांतरण हो सकते हैं। तो पहला रूपांतरण क्या है? पहला रूपांतरण क्या है? तो पहला रूपांतरण यह है कि मैग्मा है, मैग्मा आता है, एक चट्टान है। कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट की चट्टान। ग्रेनाइट की चट्टान है, या बसाल्ट की चट्टान है, या चूना पत्थर है। ठीक है, मैग्मा आता है, उसके साथ वो गर्माहट लेकर आता है, गर्माहट लेकर आता है। तो गर्माहट में क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे उस संपर्क में आने से चूना पत्थर किस में बदल जाएगा? संगमरमर में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? ये संगमरमर में बदल जाएगा। शेल किस में बदल जाएगा? स्लेट में बदल जाएगा। बसाल्ट किस में बदल जाएगा? सिस्ट में बदल जाएगा। कितने तरह की चट्टानें? हजारों प्रकार की चट्टानें। सर क्या हमें हजारों याद रखनी है? नहीं, आपके लिए सूची मैंने ला दी है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? नीस, लिख लीजिए, अपनी टेबल बना लीजिए। बसाल्ट को अगर रूपांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा? शिस्ट बन जाएगा, इसको शिस्ट कहते हैं। शेल को अगर करेंगे तो उसको स्लेट कहते हैं। चूना पत्थर को अगर करेंगे तो क्या कहेंगे? संगमरमर कहते हैं। और डोलोमाइट से बनेगा संगमरमर। चूना पत्थर और संगमरमर ये सब कैल्शियम के चट्टाने हैं। कैल्शियम
निर्मित चट्टान, कैल्शियम निर्मित चट्टान। सर स्लेट क्या होता है? स्लेट एक तरह की चट्टान होती है, स्लेट एक तरह की चट्टान है, यहां पर लिखा हुआ और ये उनके उदाहरण है। ठीक है, तो वैसे सवाल पूछेंगे, फिर एक चंपक बोलेगा पढ़ाइए, पढ़ाई तो रहे, पढ़ाई तो रहे। ठीक है, तो बसाल्ट, सिस्ट, सैल, स्लेट, चूना, पत्थर, संगमरमर। ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूं, एसएससी वाले सिर्फ यही चाहते हैं कि सर ये लिस्ट दे दीजिए, हमारी हो गई पढ़ाई। हम तो कह रहे हैं लिस्ट वाली कर लो ना, क्या टेंशन है? टेंशन ही क्या है? अभी जो हमने उत्तर लेखन की जो बात की, तो भाई ये बात तो करेंगे तभी तो जाकर उस पर उत्तर लेखन होगा। बहुत से लोगों को इस पे भी समय व्यर्थ लगा होगा कि सर ने सोचा क्या, इसमें तो बस रटवा देते, लिखवा देते। तो खैर, इतने वर्षों से जब यूपीएससी में बच्चों ने पास किया तो हमें पता है कि क्या चीजें उन लोगों ने सोची, एक सोच भी विकसित करनी होती, एक भाषा भी विकसित करनी होती, तो उसके लिए भी बात करनी होती। तो नीस समझ में आया? शिष्ट, स्लेट, संगमरमर, संगमरमर, बस इतने याद कर लीजिए। ये एसएससी वालों के लिए, यूपीएससी में तो उतना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या बातें की? चट्टानों की बात कर ली। चट्टानों से संबंधित हमने पीवाईक्यू किए, प्रीलिम्स भी देखा हमने, मेंस भी देखा, और जिस विषय पे बात की उससे संबंधित कई तरह के प्रीलिम्स में जो प्रश्न आएंगे उनके बारे में भी मैंने कुछ कुछ कथन आपको कहे। और उत्तर लेखन पे फिर कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग लिखते हैं सर उत्तर कैसे लिखें, तो उत्तर का पहला नियम क्या है? सोचिए, पहले विचार शून्य से विचार युक्त हो जाइए, तभी जाकर होगा। दूसरी बात यह है, दूसरी बात, हम इसमें आते हैं भू भौतिक प्रक्रिया और स्थल मंडल की हम बात कर रहे हैं। जो छात्र सीरियस हैं, जब मैं कुछ बनाता हूं तो वो बनाते भी रहते हैं, जो नहीं है उनको सिर्फ सूचना और जानकारी चाहिए। ये किसका किसका डायग्राम है? ये कौन सी चीज का डायग्राम है? कौन सी प्रक्रिया का डायग्राम है? जल्दी से बताइए, कौन सी प्रक्रिया का डायग्राम है? अर्थ विस्तरण नहीं है बेटा, सागर तल विस्तरण। ठीक है, अच्छी बात है। ये इधर जा रही है, इस प्लेट के नीचे जाना और धंस जाना। ये कौन सी प्लेट है? महासागरीय प्लेट है ना, ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है ना। इस पर हमने कल चर्चा की थी। ये जो नीचे जा रही हैं, कौन सा बल इसके लिए जिम्मेदार है? कौन सा बल प्लेट को नीचे लेकर जा रहा है? जल्दी से बताएंगे, कौन सा बल प्लेट को नीचे लेकर जा रहा है? सिद्धांत दे रहा हूं, फिर यहां पर चंपक बैठे हैं, पढ़ाइए। तो बेटा वही सिद्धांत उनके कई तरह से, कई रूपों से लिया जाता है, इवन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो क्लास का उद्देश्य समझिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। सर ग्रेविटी अब नहीं लिया जाएगा, अब स्पेसिफिक टर्म्स आएंगे। कौन सा कह रहे हो? घर्षण बल। कौन सा घर्षण है, कौन सा विभेदन है? पगला गए हो क्या? ये देखो, ये सारे के सारे वो जो कह रहे हैं ना पढ़ाइए, तो तुमने कल पढ़ाओ, कोई तो उत्तर तो दो। एक उत्तर नहीं देगा, एक उत्तर नहीं देगा, बात बड़ी करेगा। आंतरिक बल, अरे भाई उत्तर पहला संवहन, हाँ या ना? संवहनीय बल होगा, होगा। एक हो गया। यहां पर क्या निकल रहा है?
यहां पर क्या निकल रहा है सर? यहां पर तो मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, ये मैग्मा निकल रहा है तो क्या ये भी इधर को धक्का देगा कि नहीं देगा? मैग्मा ऐसे बीच में से निकल रहा है, वो फैलेगा तो वो भी ठोस होता जाएगा, पिछले वाले को धकेलता जाएगा। यहां पर क्या बनता है? कटक बनता है ना, कटक। तो क्या ये भी एक तरह से धक्का देगा या नहीं देगा? देगा। इसको क्या कहा जाएगा? दूसरा कटक दबाव। कटक दबाव। दो हो गए। तो प्लेट क्यों उधर जा रही? दो कारणों से। पहला, अंदर संवहनीय बल, जो श्रीमान होम्स ने बताया था, संवहन की वजह से प्लेटें दूर जा रही। दूसरा, कटक दबाव। यहां पे कटक बना है। कटक क्या होता है? रिज होती है, जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी दोनों तरफ को धकेली जा रही। कटक दबाव। ठीक है। तीसरा आप यूं समझिए कि बहुत से लोगों ने देखा नहीं है बहुत से लोगों ने देखा नहीं, बट मैं ऐसे कहना चाहता हूं, बल्कि एक दुर्घटना मुझे याद आती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पानी का जहाज है। पानी के जहाज को हमें किनारे पर बांधना था। हमें इस पानी के जहाज को किनारे पर बांधना था। उसके लिए हमें एक रस्सी ऐसे यहां पर बांधनी थी, और ये रस्सी नहीं है, ये स्टील वायर है। ये क्या है? स्टील की तार, मतलब स्टील की मजबूत है ताकि जहाज हिले नहीं। ठीक है। तो पानी में जहाज को ऐसे बांधा जाता है। अब कोई कहेगा सर पढ़ाइए, तो पढ़ा रहे, थोड़ी सोच विकसित कर रहे हैं। ये बात है हल्दिया की। हल्दिया में बहुत ज्यादा समुद्र जो है हिलता बहुत है, क्योंकि धाराएं हैं, ज्वारीय भी है, सब कुछ है। तो इसको बांधना है। किससे बांधना है? स्टील की तार से बांधना है। स्टील की वायर्स हैं। ये स्टील की वायर्स कहां होती हैं? जहाज पर ही होती हैं। ये लगभग 3 टन की होती हैं। 3 टन बहुत ज्यादा है। 3 टन को हम कैसे उठाएंगे? तो हम क्या करते हैं, इस तार को हम यहां पर फैला देते हैं, जहाज पे फैला देते हैं, और यहां से एक छोटी सी रस्सी फेंक देते हैं किनारे पर। किनारे पे जो व्यक्ति होगा इस रस्सी को खींचेगा, उसके पास मशीन है। रस्सी के बाद क्या खींचेगी? तार भी खींच जाएगी। सभी लोग क्लियर है? तो ये मुझे छोड़नी कितने है? 3 टन की है। अब मैं यहां पर खड़ा था, ये तार ऐसे जा रही थी। अचानक क्या हुआ कि ये तार ऐसे पानी में गिर गई। ये तार ही पानी में गिर गई। कोई बात नहीं, तार किससे जुड़ी हुई है? रस्सी से जुड़ी हुई है, बाद में हो जाएगा। लेकिन ये जो रस्सी थी, रस्सी भी तार के साथ नीचे गई, काफी तेजी से नीचे गई। मैं वहां पे खड़ा था और वो रस्सी मेरे पैर में लिपटी और मुझे अपने साथ ले गई, और मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। जहाज पर एक रेलिंग है, यहां पर फंसा हुआ हूं। एक्सीडेंट होते होते, इसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहेंगे, होते होते बच गया। उसमें लगभग मेरा पैर कट जाता। तो वो पतली सी रस्सी है, मुझे उसमें डरने की क्या जरूरत है? रस्सी तो है, उसके नीचे किसका वजन है? 3 टन की तार का वजन है। तो 3 टन की तार नीचे गई है, उसमें रस्सी बंधी हुई थी, उस रस्सी में मेरा पैर उलझ गया। रस्सी को काट नहीं सकते, उस समय नहीं काट पाए, मेरा पैर फंसा हुआ है किसी तरह से। बस यूं समझिए किसी भी तरह से बच गए। वो मेरे पैर से वो रस्सी फिसल गई, मेरा शायद जूता गया, उसके साथ पैर नहीं गया। ठीक है। तो ये बताइए कि रस्सी पे कौन सा बल लगा? रस्सी पे बल लगा इस तार का। ये तार नीचे जाएगी तो अपने साथ सारी चीजें खींच के जाएगी कि नहीं जाएगी? कुछ लोग एक दो मैंने कहीं पे कमेंट पढ़े यूट्यूब पे
कि सचिन सर ना ऐसे कहानी बनाने के लिए कहानी बना रहे हैं समुद्र की। भाई 7 साल हमने समुद्री यात्राएं की हैं, तो ये सारी चीजें अपने सामने कई घटनाएं, कई दुर्घटनाएं भी देखी हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है सर, ये तार का वजन है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो चट्टान है ये नीचे जा रही है ना बच्चों, ये नीचे जा रही है, ये कितने टन की है? हजारों टन की है ये, हजारों टन की ये चट्टान नीचे जा रही है। उससे पीछे की भी चट्टान जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है? अपने वजन से भी ये इसको पीछे खींचेगी कि नहीं? अपने वजन से ये जो धंसता हुआ स्लैब है, धंसती हुई प्लेट, इसका भी तो वजन होगा कि नहीं होगा? जब ये धंस रही है तो इससे जुड़ी हुई जो पीछे की प्लेट है उसे भी खिंचाव महसूस होगा कि नहीं होगा? सोच के बताइए, सोच के बताइए। ठीक उसी तरह की जैसे मैं उस रस्सी के पास पढ़ा था, हमें सिखाया जाता है रस्सियों से खास बच के रहना। रस्सियों में मैंने एक व्यक्ति का मेरे सामने हाथ कटते देखा, तेजी से रस्सी आई, उसका हाथ कट गया, बीच में से धड़ भी कटे, एक्सीडेंट और डेथ्स भी हो जाती, इंडस्ट्रियल डेथ्स भी हो सकती, बिल्कुल हो सकती। क्या ये दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसको क्या कहेंगे? प्लेट। प्लेट के टुकड़े को कहा जाता है स्लैब। स्लैब, ठीक है। जब स्लैब नीचे जा रहा है तो वो इसको भी खींचेगा, स्लैब खिंचाव। अब जब आप किताब में कहीं पढ़ेंगे कि प्लेट नीचे क्यों जाती है, प्लेट नीचे क्यों जाती है, उसमें 3 बल होते हैं। कहीं आप पढ़ोगे संवहनीय बल, कटक दबाव और स्लैब खिंचाव, तो आप एकदम से सोचोगे यार सचिन सर ने संवहन तो बताया था, लेकिन ये दूसरा क्या है? फंसा हुआ महसूस करोगे कि नहीं करोगे? क्लियर हुआ? 3 चीजें। पहला क्या है? जो अंदर से जो चट्टानें जो घूम रही हैं संवहन, वो ऊपर को खींच रही हैं। यूं समझिए पानी चल रहा, पानी पे नाव बैठी, अगर पानी ऐसे जाएगा तो नाव भी ऐसे जाएगी। फिर ये जो अंदर से आ रहा है, जो ठोस होता जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ को विस्तरण होगा, ये भी धक्का देगा। यहां से क्या लग रहा है? धक्का लग रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? खिंचाव हो रहा है, क्योंकि ये प्लेट नीचे जा रही है, ठोस प्लेट नीचे जा रही है, गतिमान है, उसका वजन है, निकल जाता है। ठीक है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, आप सभी ने महसूस किया होगा भी, कुछ लोग समझ पाए होंगे कि क्या स्थिति थी वो, जहां वो दुर्घटना मेरे साथ हो सकती थी। कुछ लोग जो नहीं समझ पाए उनको मैं बताना चाहता हूं। आजकल गर्मी है, गर्मी में बहुत से लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कूलर में पानी भरा जाता है, लेकिन कभी कभी वो कूलर का पानी पुराना होने के कारण उसमें महक आने लगती है, ठीक है, थोड़ी सी बदबू आने लगती है, तो हम उसका पानी खाली करना चाहते हैं, तो उसमें एक निकालने का एक वो होता है, बट थोड़ा सा पानी फिर भी रह जाता है। क्या आप लोगों ने कई बार देखा है कि लोग उसमें एक छोटा सा पाइप लगाते हैं, मुंह से थोड़ा सा खींचते हैं और यूं छोड़ देते हैं, सारा पाइप से पानी आता जाता है कि नहीं? वो जो आपने खिंचाव, मुंह से थोड़ा सा पानी खींचा, तो वो खिंचाव जो है सारे के सारे तरल को जब तक खत्म नहीं हो जाता, वो खिंचाव उस पाइप में रहता है कि नहीं रहता? कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, एक गाड़ी में दूसरी गाड़ी से पेट्रोल निकालना हो, तो भी कुछ लोग पेट्रोल की चोरी भी ऐसे करते हैं। तो मैंने तो सिर्फ आपको उदाहरण दिए जो आप समझ सकते हैं, और उस औद्योगिक दुर्घटना का उदाहरण शायद कुछ लोग ना समझ पाए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक तरह का सक्शन है। तो जब प्लेट नीचे जा रही है ना, ये पूरी प्लेट है, लेकिन ये वाला काफी भारी हो चुका है, तो ये जो अपना नीचे से जो खिंचाव करती है, उससे पूरी प्लेट और खींचती है। तो 3 बलों से ये हो रहा है। ये सब पेट्रोल की चोरी देखें या करके देखें, ये वाला बताओ। कॉलेज में तो लोग इसी तरह से चलते हैं, ठीक है ना? यहां तक क्लियर? सर हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने बात की थी विस्तरण की, और मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं भू भौतिक घटनाएं। पहला, अपसारी सीमांत। लिख लीजिए। ठीक है, अरुण कुमार जी, जहां आपको चाहिए वहां पढ़ लीजिए भाई, यहां कैसे आना हुआ? अरुण कुमार जी, मैं जानकारी तो दे नहीं रहा हूं, कैसे आना हुआ? हो सकता है काफी वर्षों से पढ़ रहे हो अरुण कुमार जी। अपसारी सीमांत
भूभौतिकीय घटनाएं, संवहन तरंग, कटक दबाव, स्लैब खिंचाव, तीनों समझ में आ गया। अब सारी संचलन पे हमने क्या बात की, रचनात्मक सीमा भी देखी थी। यहां पर क्या हुआ, दो प्लेटें दूर जा रही हैं, प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो सभी लोग लिखेंगे। अरुण कुमार का मुझे पता नहीं वो कौन सी परीक्षा दे रहे हैं, हो सकता है 2-4 बार एग्जाम देके बैठे हों। तो एक प्लेट है, एक सिंगल प्लेट है, दो नहीं है। सीमांत का निर्माण बताऊंगा। ये क्या हो रहा है, मेंटल में मैग्मा आ रहा है, ऊपर की तरफ दबाव देगा कि नहीं देगा, दबाव देगा तो वो क्या कर देगा, ऐसा बन जाएगा, एक तरह का डोम बन जाएगा। तो पृथ्वी की सतह में आंतरजात बलों के कारण प्लेटों में मोड़ आ जाता है, मोड़ आ गया और ये किस तरह हो गया, गुंबद नुमा आकृति हो गई। इसको क्या कहते हैं, डोम, या इसमें उभार आ गया। ठीक है, उभार आ गया। अच्छा, उभार आने से था तो ये ठोस, ये ज्यादा मुड़ तो नहीं सकता। अगर मैंने इसको मोड़ा बच्चों, तो क्या इसमें तनाव आएगा या नहीं आएगा, यहां से ये चट्टानें कमजोर हो जाएंगी कि नहीं, तनाव होगा। इधर और इधर का तनाव हो गया, इसको अंग्रेजी में टेंशन लिखते हैं। क्या संभावना है बच्चों कि ये प्लेट को और ज्यादा अगर नीचे से धकेला गया तो ये और ज्यादा गुंबदाकार ना होकर टूट सकती है। जैसे ही ये टूटेगी बच्चों, क्या ये ऐसी हो सकती है, टूट गई। कितने लोगों ने डायग्राम ए, बी और सी बना लिया, ए, बी और सी। प्लेट टूट गई है, प्लेट टूट गई या नहीं टूट गई, ठीक है। ये जो गैप हैं, इन गैप में से मैग्मा भी बाहर आ सकता है, मैग्मा बाहर आ सकता है। मैग्मा बाहर आएगा तो ये ठोस भी, इस तरह से ठोस भी हो जाएगा, ये एक कटक का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जल्दी से चित्र बना लीजिए, जो भी बना लेगा अच्छी बात है। वो जो जानकारी के लिए बैठे हुए हैं, सर जी तेज पढ़ाई, बेटा यही समझ है, इसी पे प्रश्न आएगा, ये बनाना है, ठीक है बच्चों। जो आपने अभी चित्र बनाया ए बी सी, इस चित्र को अगर किताबों में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, उठा, तनाव, टूटा और बीच में से निकल आया। कहां पर हुआ ये, ऐसे बना आपका अटलांटिक महासागर, जिसको कहते हैं अटलांटिक इज एक्सपेंडिंग। सभी लोग, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, आपके लिए तो नई बात है। जो 50,000 प्रीलिम्स लिख चुका है, 50,000 और लिखने वाला है, वो कहेगा जी जल्दी से तेज कराइए, उसकी हम बात नहीं कर रहे, आपकी बात कर रहे हैं। ये कौन सी सीमांत बना, अपसरण हो रहा है। एक प्लेट टूट गई, टूट के विभाजित होकर दो टुकड़े हो गई, और जहां पर ये गैप आएगा, गैप में मैग्मा बढ़ता जाएगा तो समुद्र का तल का विस्तरण हो जाएगा। और बीच में क्या निर्माण होगा बच्चों, बीच में किस चीज का निर्माण होगा, रिज को हिंदी में हमने क्या कहा, कटक। सभी लोगों को कटक निर्माण समझ में आ गया, ठीक है। कटक निर्माण अपसारी निकला, कटक निर्माण, इसको कहते हैं कटक। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो सागरीय नितल का जो विस्तरण था, उससे एक रिफ्ट बीच में बन जाती है। रिफ्ट क्या है, एक भ्रंश घाटी बनती है, जो बीच में जो धसा तो भ्रंश घाटी बन गई।
उसकी वजह से जो एस्थेनोस्फीयर था, दुर्बलता मंडल का जो पिघला हुआ मैग्मा है वो स्तर पर आता है और ये ऊपर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है और कटक का निर्माण करता है। सर ये अंग्रेजी में है, हिंदी में क्यों नहीं है? ये हिंदी में। प्रिया कह रही 50,000 मौका नहीं देता, नहीं तो इन लोग वो भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही कह रही प्रिया, ये खुद भी देते, फिर इनके बच्चे भी देंगे, इनके पोते भी देंगे, और इनके पोतों को कहेंगे भाई जल्दी से और रटवा दो। यहां तक क्लियर? सब लोगों को कटक समझ में आया? अब किसी छात्र ने कहा कि सर ये सागरों के बीच में ही क्यों कटक होता? सागर के बीच में नहीं होता। जहां पर ये है, ये क्या है? संवहनीय धाराएं जहां पर उठ रही हैं वहां पर यह संभावना है। अब सारी सीमांत सभी लोग क्लियर है? 5 मिनट और लेंगे फिर आगे आएंगे। अब इससे जुड़ी समझदार छात्र यहां पर अपनी सोच बताएंगे। आज का विषय है भूभौतिक घटनाएं। 1 2 3 4, जल्दी से बताइए कौन सी भूभौतिक घटनाएं अब सारी सीमांतों से एक्सप्लेन की जा सकती हैं? सर क्या अटलांटिक का ही अभिसरण हो रहा है? अपसरण, अपसरण बेटा बिल्कुल हो रहा है अटलांटिक पर, तभी तो वहां कटक बना है। जल्दी से बताइए, देखें कितने लोग क्या कर सकते हैं। सर यहां पे ज्वालामुखी आएंगे, बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। बच्चों कौन सा मैग्मा आ रहा है? सर अंदर से आ रहा है, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल से आ रहा है। ये किस चीज का होता है? बसाल्ट से बना होता है। बसाल्ट से ये क्या बन रही है? ये कटक बन रही है, महासागरीय कटक। चलिए बहुत अच्छी है। सर ज्वालामुखी है, सर भूकंप भी आ सकता है, बहुत अच्छी बात है, भूकंप। कटक निर्माण, अगर कटक पानी के बाहर निकल आया तो क्या द्वीप निर्माण भी है? हाँ या ना? द्वीप निर्माण भी है। और क्या भ्रंश घाटी भी ऐसे ही बनती है या नहीं बनती है? बनती है। इसीलिए कहता हूं कि सिद्धांत को समझेंगे तो चीजें एक साथ, सारी की सारी एक साथ हो सकती कि नहीं? सर ये हम क्यों कर रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं आपको। सभी लोग वापस जाएं, कुछ लोग अभी भी सिलेबस मांग रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं तेज चलो तेज चलो। हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, इन सबको अलग अलग करने की जगह एक सैद्धांतिक रूप से देख लिया कि अगर अपसारी सीमांत होंगे तो यह हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे तो ये ज्वालामुखी बहुत ज्यादा विध्वंसकारी नहीं होता। अगर ये ज्वालामुखी बहुत विध्वंसकारी हो, बहुत ज्यादा ऊष्मा लेकर आया, भूकंप बहुत स्ट्रांग हुआ, तो इससे सुनामी भी जनित हो सकती कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो अगर भूकंप स्ट्रांग आए, जो कि मैं कह रहा हूं कम आता है, यहां पर नहीं होता क्योंकि ये बसाल्ट का लावा हो, बसाल्ट जो है वो आसानी से बह जाता है, तो इसलिए मैं हटा रहा हूं, वरना भूकंप अगर आ गया तो उससे सुनामी हो सकता है। कटक एक बार और बता दीजिए बेटा। कटक मतलब जो मैग्मा आकर जो यहां पर ठोस हो रहा है तो चट्टान बनेगी ना, चट्टान बनेगी। बेटा कल्पना नहीं कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो बस, इसलिए कटक नहीं समझ रहे हो। रिज, अंग्रेजी में रिज कहते, पहाड़ी बनी, पहाड़ी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कटक लिख दिया, मान के राजी नहीं, पहाड़ी। ज्वालामुखी है पहाड़ी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। दूसरे पर आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दूसरे पर आते हैं। अभिसरण सीमा, सीमांत, ये 3 प्रकार का हो सकता है। सागरीय, सागरीय, सागरीय महाद्वीपीय, और सी महाद्वीपीय, महाद्वीपीय। ध्यान दीजिएगा, 2 पतली प्लेट आपस में टकरा रही हैं, एक पतली प्लेट और एक मोटी प्लेट, और 2 मोटी प्लेट।
ओशन ओशन ओशन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। अभिसरण की बात हो रही। ये शैल गुप्ता जी हैं, इनका सवाल सुन के सिर्फ आप लोग मुस्कुराएंगे, सर फिर चक्रवात कैसे बना? इन्हें क्लास से कोई मतलब नहीं। हम आज बात करें स्थलीय भूगर्भीय घटनाओं की, ये वायुमंडलीय। सर चक्रवात कैसे बना? चक्रवात वो तुम देखो शक्तिमान, जब शक्तिमान का जब वो पीछे फड़फड़ाता फक 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 करके जब वो घूमता, उससे चक्रवात बनता है। ये बढ़िया, मतलब क्लास से इनका कुछ लेना देना नहीं। एक चचा करे तेज करो तेज करो तेज करो, दूसरा बोला चक्रवात बताए दो। शक्तिमान शक्तिमान, हमेशा चक्रवात में जब भी डाउट हो शक्तिमान सबसे बढ़िया, डाउट ही नहीं होगा। जो घूमेगा ना वो सब चक्रवात। मतलब शिक्षक करा रहा है अभिसरण सीमांत अपसरण सीमांत, तो फिर चक्रवात कैसे बना? समझ रहे हैं? सर थोड़ा तेज करिए, थोड़ा तेज करिए, शक्तिमान बनिए सर। ये सागर है, ये सागर है, और यहां तो सागर है ही नहीं। अभी सबको ये भी दिखा देना चाहता हूं कि अपसरण हो गया, अभिसरण कर रहे हैं। अपसारी हो गया, अभिसारी में विनाशात्मक सीमा है। दो प्लेटें आपस में आकर एक दूसरे की ओर गति करेंगी, टकरा जाएंगी। ये जब टकराएंगी, ये जब टकराएंगी तो हो सकता है ओशन हो और महाद्वीप हो। तो ओशन की प्लेट घनी होने, घनत्व में अधिक होने के कारण नीचे चली जाएगी और पिघल के ऊपर आएगी। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? और इसमें ऊपर चक्रवात कहीं बनेगा, हम उसकी बात नहीं करें। चक्रवात का उत्तर कब देंगे? जब चक्रवात, जब वायुमंडलीय प्रक्रिया है भाई, उसको यहां से क्यों जोड़ रहे हो? बट जोड़ेगा। कोई बोला नादान लोग हैं, अरे क्लास में महान लोग भी हैं, महान भी हैं। हो सकता है खुद ही कई वर्षों से मास्टरी कर रहा हो। तेज 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 तेज। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहां पर संवहनीय धाराएं मिल रही हैं और नीचे की ओर जा रही। उस वजह से बच्चों क्या होगा, एक प्लेट मुड़ जाएगी और दूसरी के नीचे भी जा सकती है, और ये हो गया। और यहां पर सागर है, चित्र बना रहे हैं सभी लोग। ये जब पिघलेगी, ये जब पिघलेगी तो यहां पर ज्वालामुखी आएगा। ठीक है, जब एक धंसेगी तो यहां वी आकृति की एक गर्त भी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? गहरा क्षेत्र भी बनेगा, ज्वालामुखी भी आएगा। और ज्वालामुखी अगर ठोस होते होते ऊपरी सतह तक आ गया तो यहां पर दिखेगा भी। ठीक है, जल्दी से बताइए, सागरीय सागरीय में कौन सी प्रक्रियाएं होंगी? भूभौतिकीय प्रक्रियाएं क्या होने वाली, जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी से। यहां भ्रंश घाटी नहीं बन रही बच्चे, गलत गलत, भ्रंश घाटी नहीं। सर ये तो दिख रहा है मुझे ज्वालामुखी। सो ज्वालामुखी होगा जब दो प्लेटें टकराएंगी, दो चट्टानें टकराएंगी तो भूकंप भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा। गर्त निर्माण हो रहा है, गर्त निर्माण, गर्त को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ट्रेंच कहते हैं। और क्या द्वीप का भी निर्माण होगा कि नहीं होगा बच्चों? द्वीप भी होगा। अगर भूकंप ज्यादा तीव्र होगा तो क्या सुनामी आ सकती है? सुनामी आ सकती कि नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। सभी लोग क्लियर? ठीक है, ऐसा ही प्रक्रिया यहां भी हो जाएगी। ये वाला भारी होता है इसलिए धंसेगा, और ये वाला थोड़ा सा मोड़ खाएगा। यहां पर ज्वालामुखी बनेंगे, ये पानी है, यहां पर गर्त है, ज्वालामुखी भी हैं, और यहां पर वलित पर्वतों का निर्माण भी होगा। वलित पर्वतों का निर्माण यहां होता है।
तो यहां वाले में क्या होगा बच्चों, फिर से ज्वालामुखी आएंगे, भूकंप और सुनामी भी आ सकता है, और क्या होगा तीसरा, वलित पर्वत का निर्माण होगा, फोल्ड माउंटेन का निर्माण होगा जो सतह पर महाद्वीप पर बनेंगे, और क्या होगा, गर्त बनेगी, ट्रेंच। सर वॉल्केनो के आइलैंड बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। एक द्वीपीय चाप बनती है, द्वीपीय चाप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइलैंड आर्क। कल इस पे मैं समझाऊंगा उदाहरण लेकर, यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर उदाहरण लेकर बताऊंगा। सर द्वीप बनेंगे, बेटा द्वीप नहीं बन रहा है, ये तो इधर गया ना, इधर से पिघल के, ये तो लैंड है ना, ये तो लैंड है ना, महाद्वीप है ना बच्चे, तो यहां द्वीप नहीं बनेगा। सभी लोग क्लियर? सर भूस्खलन भी, बेटा जब भूकंप आ गया तो भूकंप जनित जो भी कार्य होगा पृथ्वी की सतह पे वो हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, सुनामी हो सकती है, वो सब हो सकते हैं। सभी लोग मेरे साथ? अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्लास खत्म कर रहा हूं, क्लास खत्म करने का समय आ गया। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय में क्या होता है ये पता करके आना है। ये सारे के सारे जो भी हैं, 1 और 2 किए ना, अपसरण किया, अभिसरण किए, विश्व में मुझे इनके उदाहरण चाहिए। कहां पर लिखेंगे, अपने चैट में लिख दीजिएगा, विश्व में कहां कहां पर अभिसरण और अपसरण हो रहा है, विश्व भूगोल में सोच के देखिएगा, ठीक है? सभी लोग क्लियर है? सभी के लिए, सिर्फ इसके लिए, ये तो होमवर्क है। महाद्वीपीय महाद्वीपीय का टकराव क्या होगा ये भी है, इसमें एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय टकराव में ज्वालामुखी नहीं आते, केवल भूकंप आएगा, ज्वालामुखी नहीं आता, तो क्यों नहीं आता वो भी सोच कर आना है। और प्रमुख सवाल है, मैंने कहा ना पिछले वर्षों के, विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत से लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसका उत्तर भी पता है। बट कल मैं इसका एक प्रश्न भी लूंगा, मेंस का प्रश्न लूंगा। फिर वही वाली बात है, मेंस में जब उत्तर लेखन आता है तो मैं चाहता हूं कि क्लास में छात्र सोचे। अब सोचने में आपसे वार्तालाप करनी होती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स लेकर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रटते हैं कुंजी से, कहते जल्दी कराओ मेरा जो है आंसर रटवा दो, मेरा लिखवा दो। भाई मैं फिर कह रहा हूं, जहां पढ़ना है वहां जाके पढ़ लो। यूपीएससी में विचार शून्य लोग, रटे रटाए लोग बहुत मुश्किल पाने वाले हैं, क्योंकि वहां प्रश्न ऐसे आएंगे जहां आपने जो रटा है उसको एक सोच के साथ यूज करना है। डेड मेमोराइजेशन विल नॉट वर्क, इसलिए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सोचिए सिलेबस में बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन हमने केवल अपने सिद्धांतों को समझकर ये वाला हिस्सा सिलेबस का आसान कर लिया कि नहीं। भू भौतिकीय घटना, कौन सी भूभौतिकीय घटना? स्थल मंडलीय। चक्रवात क्यों नहीं पढ़ाया? वो वायुमंडलीय घटना है। स्थल मंडलीय भूभौतिकीय घटनाएं किससे हमें पता चल गई? केवल अपने चित्रों से पता चल गई। तो होमवर्क क्या है? सीसी कन्वर्जेंस, महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण देख कर आना है क्या होता है, इसमें ज्वालामुखी का उद्गार क्यों नहीं होता, और अभी जो हमने अपसरण किया, अभी जो हमने अभिसरण किया, वो सब विश्व भूगोल में कहां कहां पर हो रहा है, उनसे संबंधित वलित पर्वतों का निर्माण कहां हुआ, कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं जो आप कहीं से ढूंढ सकते हैं, कोई भूकंप का क्षेत्र है जो आपको याद आता है, कोई उदाहरण आता है, ये सारी चीजें आपके बहुत काम आएंगी। क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब उत्तर लिखेंगे तो यही उदाहरण भी देने होते हैं, यही चित्र भी, डायग्राम भी देने होते हैं, और प्रीलिम्स में जब प्रश्न आएगा तो ये जो सिद्धांत है इन्हें जोड़कर हम सही कथन कौन सा है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आएगा। अपने कमेंट्स में जो भी आप होमवर्क दिया जाता है वो कर दिया करें, चिंता मत करिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि समोसे में आलू है या नहीं है और शक्तिमान किस तरह से उड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।